हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। अ सेल, ये सेल, अ रजिस्टर, एमीटर आर अरेंज्ड एंड शोन इन सर्किट डायग्राम्स ऑफ फिगर। तो आपके पास 3 फिगर दिए हुए हैं और इसमें आपको एमीटर दिया हुआ है, सभी में से देखेंगे सेल दिया है, रजिस्टर दिया है और की, सभी में ये सब है। द करंट रिकॉर्डेड इन एमीटर विल बी, करंट किस में मैक्सिमम होगा या किसी में मिनिमम होगा या सब में सेम रहेगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आपके पास देखो, जब भी एमीटर, सेल और रजिस्टर और ये सारे जितने भी हमने जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, अगर हमने उनको सीरीज में लगाया है तो सीरीज में क्या होगा, सेम करंट फ्लो होता है। सेम करंट फ्लो होता है तो आपको एमीटर से सेम रीडिंग मिलेगी, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में सेम करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा है द करंट रिकॉर्डेड कैसा होगा, विल बी सेम इन ऑल द केसेस। ठीक है, करंट सब में सेम होगा क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इन द फॉलोइंग सर्किट्स, 3 फिगर दिए हुए हैं आपको। हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी विल बी। तो हीट प्रोड्यूस्ड कैसी होगी, सेम होगी या मैक्सिमम होगी, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो इसको हम समझते हैं। देखो, हीट प्रोड्यूस के आपके पास क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। हीट प्रोड्यूस, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंगली जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और आप लिख सकते हो वी स्क्वायर अपॉन आर टी, या आप लिख सकते हो एच इक्वल टू वी आई टी। तीनों फॉर्मुलेज में से ये मेन फॉर्मूला है, बाकी ये सब हमने डेराइव किए यूजिंग ओम्स लॉ। अगर आप आई की जगह वी अपॉन आर रखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप आर की जगह वी अपॉन आई रखोगे तो ये बन जाएगा। ठीक, अब हमें ये देखना है कि हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन डेटा है उससे कौन सा, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें हीट प्रोड्यूस निकालने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या सेम है इन तीनों सर्किट डायग्राम्स में, क्या सेम है। तीनों जो जिस बैटरी से लगाए, तीनों में 12 वोल्ट की बैटरी है, मतलब वी सेम है, तीनों में वी सेम है और तीनों का आर में डिफरेंस है। तो वी और आर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दैट मीन्स हम हीट प्रोड्यूस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है अभी, पहले मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि हम ऑप्शंस में से क्या हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है फॉर्मूले में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी सेम है तीनों केस में, फॉर द सेम टाइम पीरियड अगर हम ले लें तो हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, फॉर सेम वी, फॉर सेम वोल्टेज या फॉर सेम बैटरी में जो सोर्स बैटरी अगर वी सेम है तो एच विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अब सबका आर देख लेते हैं, किसका सबसे ज्यादा आर होगा उसमें हीट प्रोड्यूस कम होगी। यहाँ पे सब सारे ऑप्शन में मैक्सिमम पूछा है, तो हीट सबसे कम किस में होगी, जिसका आर मैक्सिमम होगा। तो आर किसका मैक्सिमम होगा, ये या ये या ये। इसमें तो आर 2 ओम है। ठीक है, सिंगल रेजिस्टर है तो आर रेजिस्टेंस 2 ओम है। अब अगर 2 रजिस्टर्स लगा है सीरीज में तो आर सीरीज में क्या हो जाता है 2 + 2, R1 + R2 4। ठीक है, तो सेकंड केस में रेजिस्टेंस है 4 ओम। थर्ड केस में, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस और थर्ड केस। थर्ड केस में 2 रजिस्टर्स हैं पैरेलल में 2 ओम के, तो 1 अपॉन आर पी विल बी 1/R1 + 1/R2। पैरेलल कनेक्शन में हाफ प्लस हाफ हो गया 1/RP इज 1, सो RP विल बी 1। ठीक है, तो जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो सबसे कम रेजिस्टेंस किस में मिला हमें, इसमें सबसे कम मिला। ठीक है, थर्ड केस में सबसे कम मिला, इसका मतलब मैक्सिमम हीट थर्ड केस में होगी, मैक्सिमम इन केस 3। ये ऑप्शन सही होगा हमारा। ठीक है, अब आप चाहें तो वैल्यूज डाल के कैलकुलेट भी कर सकते हैं इंडिविजुअली। यहाँ पर वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 × 12 अपॉन आर। यहाँ हम टाइम नहीं दिया तो हीट पर यूनिट टाइम निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा 12 × 12 अपॉन आर। सेकेंड केस में वी स्क्वायर तो सभी में सेम रहेगा अपॉन आर में यहाँ पर 4 हो जाएगा, और थर्ड केस में वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, चाहे तो सॉल्व कर लें। ठीक है, वो क्वेश्चन में नहीं पूछा है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन। अब आपको बता देती हूँ पहले मैं, रेजिस्टेंस क्या होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इन दोनों को कंबाइन करके रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हो। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं इक्वल टू कांस्टेंट से,
और वो कांस्टेंट होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये कांस्टेंट होता है एक गिवन मटेरियल के लिए, ये वैल्यू कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अगर गिवन मटेरियल सपोज आपको दे दिया कॉपर दे दिया या आपको सिल्वर दे दिया या गोल्ड दे दिया, तो फिक्स वैल्यू उसकी रेजिस्टिविटी की होगी। ठीक है, चाहे उसकी लेंथ कितनी भी हो, उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना भी हो, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? तो एक फॉर्मूला दे रही हूँ, फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो किसी भी कंडक्टर में, वायर क्या है? कंडक्टर। ठीक है, सपोज ये वायर है, तो इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनका कुछ मास होगा, इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका कुछ मास भी होगा, और वो आपस में कोलाइड भी करते हैं। तो जब वो जो आपस में कोलाइड करते हैं, तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच का टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम, जब वो रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो वो होता है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। n होता है नंबर ऑफ डेंसिटी, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो और e है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं? 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीमीटर क्यूब। 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? तो वो उस पर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम के भी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है। n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे। मटेरियल कौन सा है? कॉपर है, सिल्वर है, क्या मटेरियल है? ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। वो लेंथ पे नहीं डिपेंड करती, शेप पे नहीं डिपेंड करती, थिकनेस पे नहीं डिपेंड करती। इस फॉर्मूले में कहीं पे भी आप देख लो, ना लेंथ है, ना शेप है, ना थिकनेस है, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है। यहाँ पे हमें ऐसा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है फॉर्मूला, ये सिर्फ ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल कैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, और वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। इसको हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन भी कर सकते हैं, आगे मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। तो मैं अगर रेजिस्टिविटी को यहाँ से लिखूँ तो क्या लिख सकती हूँ? रो इक्वल टू आर ए अपॉन एन लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले ले 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ ले ले 1 मीटर, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, होंगे। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जब उसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। डिफाइन रेजिस्टिविटी, ऐसा भी आता है एग्जाम में, डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। बोलोगे मैम इतना क्या, हमें बस याद हो गया, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। करंट आपको दिया हुआ है I इज 1 एम्पीयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे कितने होंगे? फिलामेंट से 16 सेकेंड्स में पास होने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम्पलर का है। एनसीईआरटी में आपको इस तरह का डायरेक्ट नहीं मिलेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। आपको फॉर्मूला क्या पता है करंट का? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, Q अपॉन T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, किस रेट से करंट चार्ज फ्लो रहा है, दैट इज करंट। ठीक है, अब Q क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है Q इज इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन ई। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, वो होता है n, और एक E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, चार्ज कितना होगा? एन ई। चलो ऐसा समझते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका चार्ज E। ठीक है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2E, 3 गए तो 3E, 4 इलेक्ट्रॉन्स गए तो 4E, और अगर n इलेक्ट्रॉन्स गए तो n चार्ज हो जाएगा ना, NE। समझ में आ गया? अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, यहाँ से ले लो, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन सपोज जा रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज कितना हुआ? 1E। अगर एक और चला गया तो 2E चार्ज हो गया जो निकल के जा रहा है। 3 गए तो 3E,
ऐसे अगर n गए तो n ही, तो इतना चार्ज निकल के जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन कितने हैं, n e। बस अब इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, n। ठीक है, चलो इसको कर लें हम। e इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये तो याद होगा ना, हमें निकालना है n। मैं इसको लिख रही हूँ I इक्वल टू एन ई अपॉन टी, तो n हो जाएगा I t अपॉन e। I है 1, टाइम कितना दिया है 16 सेकेंड्स, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये डेसिमल हटाओगे ऊपर एक 10 गया। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल, यहाँ पे 10 की पावर 1 और ये -19 ऊपर जाएगा तो +19, तो 10⁻20 इसका आंसर हो गया। 10⁻20 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये मैं बताना भूल गई थी आपको, मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या हम कहें रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे से टेम्परेचर बढ़ाओगे, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या था कि थर्ड रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, क्वेश्चन नंबर था थर्ड, रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है, तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती थी, एरिया पे नहीं करती, लेकिन नेचर ऑफ मटेरियल पे करती है और साथ में टेम्परेचर पे भी करती है। वो ऑप्शन हमें नहीं दिया गया है यहाँ पर, लेकिन आप ध्यान रखें कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो। कैसे, अगर मेटल्स होंगे तो इट विल बी डायरेक्ट, अगर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो रेजिस्टिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर क्लियर। एलॉयज के लिए रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, या रेजिस्टिविटी इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। और सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मींस इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल डिक्रीज एंड हेंस रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। जब भी आपने एक चीज पढ़ी होगी ओम्स लॉ में, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, पढ़ा है ना जब आप पढ़ते हो ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तब के लिए ओम्स लॉ है, तब वैलिड होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर वेरी कर दिया आपने, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे तो एलॉयज और मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स में तो चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड। किस सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं। तो आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, और बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, सर्किट में पैरेलल में होता है। एमीटर इन सीरीज होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वोल्ट मीटर किस किस में पैरेलल में। वोल्ट मीटर यहाँ पैरेलल में, पैरेलल समझ में आता है ना कि कैसा आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर करंट डिवाइड होता है तो पैरेलल कनेक्शन है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे करंट पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ से निकल के जा रहा है, वोल्ट मीटर में जा रहा है, डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो सीरीज कनेक्शन हो गया, यहाँ पे वोल्ट मीटर सीरीज कनेक्शन में, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे एमीटर तो सीरीज में है लेकिन वोल्ट मीटर सीरीज में दे दिया, जबकि वोल्ट मीटर पैरेलल में होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर वोल्ट मीटर पैरेलल में है, ठीक है, सही बात है, और एमीटर सीरीज में, ये भी ठीक है। अब बैटरी के कनेक्शंस देखो, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड होना चाहिए और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड। बैटरी के सेल, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव, या सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होना चाहिए और सेल के नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सेल के पॉजिटिव से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव कनेक्टेड है, ठीक है। सेल के नेगेटिव से एमीटर का नेगेटिव कनेक्टेड है, भी ठीक है। वोल्ट मीटर पैरेलल में है और एमीटर सीरीज में, मतलब ये सही है। बाकी भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एमीटर पैरेलल में हो गया क्योंकि करंट ऐसे जाके डिवाइड हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एमीटर को हमेशा सीरीज में हम लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखोगे पॉजिटिव से ये वोल्ट मीटर पैरेलल में है, एमीटर सीरीज में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है। ठीक है, जो सेल है उसका पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड होना चाहिए और नेगेटिव से नेगेटिव, ऐसा नहीं है, इसलिए गलत है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। और सेवंथ क्वेश्चन में भी यही है, 5 रेजिस्टर्स हैं 1/5 ओम के। तो ये तो आपको पता है, मैक्सिमम कब होगा जब हम सीरीज में लगाएंगे, और मिनिमम कब होगा जब हम पैरेलल में लगाएंगे। तो सीरीज में मैक्सिमम कितना हो जाएगा वो हमें बताना है। 5 हमने लगा दी 1/5 ओम के, 1/5 सीरीज का लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। सबको प्लस करना है, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 5 बार करना है। ठीक है, तो एलसीएम 5, ऊपर 1 को 5 बार ऐड करोगे तो 5,
तो 1 ओम आ गया, ठीक है, 1 ओम, ये हमारा आंसर आ गया। अब पैरेलल में क्या करते हो आप, ऐड करते हैं इनको, 1/r इज 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r पैरेलल में 1/r1 प्लस 1/r2 5 है, प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, और ये सारे r कितने, 1/5 है। अगर मैंने लिखा r इक्वल टू 1/5, r1 इक्वल टू 1/5, तो 1/r1 कितना होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। अगर r1 है 1/5 तो 1/r1 इसका रेसिप्रोकल, मतलब 5/1 मीन्स 5, तो 1/r1 इज 5, दूसरा भी सब सारे 5, ठीक है। तो कितना हो गया 25, तो 25 आंसर आ गया। 25 आंसर नहीं है हमारा, क्या आंसर है, 1/r 25 है, 1/25, यस 1/r 25 है, तो r कितना हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, 1/25, दिस इज आवर आंसर। देखो 25 का मतलब 25/1, ठीक है, 1/r का 1/r कितना है 25, मतलब 25/1, तो अगर r निकालोगे तो उसका रेसिप्रोकल होगा ना, 25/1 का रेसिप्रोकल 1/25, ठीक है। अब समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमें चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्टेड होते हैं, और हमें चाहिए मैक्सिमम पोटेंशियल, ठीक है। तो आप देख लें कहाँ पर होगा, यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से, और पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो हमें सीधा आंसर 1 ही मिल गया। बाकी देख लें एक बार, यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव कनेक्टेड है, तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो इस केस में आपको मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं मिलेगा। मैक्सिमम पोटेंशियल कब मिलेगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पलर में इन्होंने गैप दिया हुआ है, इसका मतलब शायद ये कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है, गैप दिया हुआ है। आगे करते हैं 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है आपके पास, V इक्वल टू W/Q। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, या पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बोलें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में चार्ज को कितना वर्क करोगे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क डन तो सब में दिख रहा है आपको, लेकिन चार्ज नहीं, चार्ज यहाँ पर है तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि वर्क डन इनटू चार्ज होना चाहिए था, ठीक है। वर्क डन इनटू चार्ज नहीं होना चाहिए, वर्क डन अपॉन चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे भी गलत, यहाँ तो साथ में टाइम भी दे दिया इन्होंने, ठीक है। फिर वर्क डन, अब देखते हैं करंट से रिलेट करते हैं, तो Q और करंट में क्या रिलेशन है, I होता है Q/T, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो Q क्या है, यहाँ से हो गया I/T, राइट। तो Q की जगह IT डाल दो, तो वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा लिख दिया मैंने, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस R। तो आपके पास एक लेंथ L और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और इसका रेजिस्टेंस है R। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। यहाँ से हम रेजिस्टिविटी को क्या लिख सकते हैं, RA/L, लेट दिस बी इक्वेशन 1। रेजिस्टिविटी क्यों निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है सेम मटेरियल है, अगर मटेरियल चेंज नहीं करते हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। मटेरियल अगर सेम है तो चाहे लेंथ कम ज़्यादा कर दो, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम ज़्यादा कर दो, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 12, तो हम लेंथ ले लेते हैं 12, और क्या दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका क्या होगा, अगर लेंथ 12 है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी वही रहेगी, रेजिस्टिविटी इज, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस R है, लेंथ 12 है, रेजिस्टेंस की जगह R, एरिया हमें नहीं पता तो A डैश डाल रही हूँ, और लेंथ है 12, ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर है। लेंथ हमने इंक्रीज कर दी, लेंथ हमने कर दी 12, रेजिस्टेंस हमने R ही रखा, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज A डैश है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, लेंथ दी हुई है 12, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में रेजिस्टिविटी है, तो इक्वेट कर दे फर्स्ट और सेकंड को,
मैंने लेफ्ट राइट, एक राइट में लिख दिया एक लेफ्ट में लिख दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करोगे तो आर ए अपॉन एल इक्वल टू आर ए डैश अपॉन 2l, क्लियर। एल से एल कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ए इक्वल टू ए डैश अपॉन 2, तो ए डैश कितना हो गया 2 को इधर ले आओ, अगर डिवाइड में 2 है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ए डैश नया एरिया कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2A, ऑप्शन दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मैंने पूरा नहीं लिखा है, फिगर दिया हुआ है आपको। अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट and plots the VI graph of 3 samples of nichrome wire with resistances R1, R2 and R3 respectively as shown in figure. Which of the following is true? तो हमें R1, R2, R3 को कंपेयर करना है। V और VI का ग्राफ बना हुआ है, ध्यान दें इस क्वेश्चन में जो दिया है वो I अपॉन V, अगर हम tan थीटा ले लें, देखो ये है I, ये है V, ठीक है। अभी एक ही ले रहे हैं, एक का रेजिस्टेंस R, तो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये I है और ये V, ठीक है, और ये थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है I और बेस है V, ठीक है। अब तुम्हें I, V और R में क्या रिलेशन पता है, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो I अपॉन V को क्या लिखेंगे, V को अगर साइड चेंज की तो नीचे आया, R की साइड चेंज करेंगे तो वो भी नीचे जाएगा, मतलब I अपॉन V हमें क्या मिला 1 अपॉन R, I अपॉन V क्या मिला हमें 1 अपॉन R, मतलब tan थीटा इज 1 अपॉन R, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसका ज्यादा है, यहाँ पे जो सारे रिलेशंस उसमें ग्रेटर 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 या इक्वल, तो ग्रेटर किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जिसका थीटा कम है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा जिसका थीटा कम है, क्योंकि देखो थीटा कम अगर होगा तो tan थीटा कम होगा, नीचे का एरो मतलब कम, अगर थीटा कम तो tan थीटा कम, अगर tan थीटा कम तो 1 अपॉन R ज्यादा, 1 अपॉन R कम, अगर tan थीटा कम तो tan थीटा किसके इक्वल है 1 अपॉन R के इक्वल है, tan थीटा किसके इक्वल है 1 अपॉन R के इक्वल, मतलब 1 अपॉन R कम, अगर 1 अपॉन R कम तो R ज्यादा, ठीक है। तो जिसका थीटा सबसे कम उसका R सबसे ज्यादा, तो अब हम यहाँ लिखते हैं R1 के लिए थीटा 1, R2 के लिए थीटा 2 और R3 के लिए थीटा 3, जिसका थीटा सबसे कम, R3 का थीटा सबसे कम, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो R3 सबसे ज्यादा, फिर R2, फिर R1, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन में हम अगर VI ग्राफ को ऐसे ना बना के ऐसे कर देते VI, तो पूरा सब कुछ उल्टा हो जाता। सेम क्वेश्चन VI ग्राफ ऐसा R1, R2, R3, तो इसमें क्या होता, समझ में आ रहा है ना, इसमें क्या होता, सब कुछ उल्टा है, I और V एक्सचेंज कर दिया है, इसका मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो जिस इसमें बता दूं एक बार, चलो बता ही देती हूँ। यहाँ पर V अपॉन आई क्या होगा, tan थीटा कितना होगा V अपॉन आई, और V अपॉन आई डायरेक्ट आ रहा है, V अपॉन आई सीधा आ रहा है, मतलब जिसका थीटा कम, जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो जिसका थीटा ज्यादा मतलब R1 का थीटा ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अगर ऐसा ग्राफ होता तो R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 होता। तो ये ध्यान रखना है कि V और I किधर है, कौन सी एक्सिस पे, V अपॉन आई डायरेक्टली R होता है, तो यहाँ पे जिसका थीटा ज्यादा उसका R ज्यादा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया तो जिसका थीटा कम उसका R ज्यादा, ठीक है, क्लियर। थीटा है एंगल और R है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन एक बार पूरा रीड कर दें। If the current I through a resistor is increased by 100%, assume that, वो मैंने नहीं लिखा, assume that temperature remains unchanged, ठीक है। तो कंडीशन है हमारी ओम्स लॉ की, temperature remains constant, the increase in power dissipated will be, बताना है हमें। तो आपके पास एक रेजिस्टर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है और करंट इज इंक्रीज बाय 100%, करंट इज इंक्रीज बाय 100%, तो नया करंट कितना हो जाएगा, नए करंट को मैं आई डैश ले लूँ, ये आपके पास रेजिस्टेंस है सपोज R ले लें, नया करंट कितना हो जाएगा आई डैश, इंक्रीज करना है 100%, तो पहले कितना था I, अब उसमें इंक्रीज करना है मीन्स प्लस, कितना प्लस करना है 100%, 100 और परसेंट, 100 पर मीन्स डिवाइड और सेंट मतलब 100, ठीक है, पर मीन्स 100, तो 100% का मतलब क्या 100, पर मीन्स डिवाइड और सेंट मीन्स 100, ठीक है। किसका I का, I में कितना इंक्रीज करना है 100%,
ठीक है, तो आई लिखा, प्लस करेंगे, कितना इंक्रीज है 100%, 100% किसका, आई का, 100 से 100 कैंसिल, आई प्लस आई 2i, मतलब नया करंट हो गया 2i, ये कितना है 2i, आई डैश हमारे पास है 2i। तो क्वेश्चन है इंक्रीज इन पावर। अब पावर के 3 फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, उसमें से हम कौन सा यूज करेंगे जिसमें आई और आर है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और होते हैं P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। हम ये यूज करेंगे क्योंकि हमें आई और आर दिया हुआ है, ठीक है, आई और आर के बारे में बात की है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे P का। तो पहले पावर कितनी थी, आई स्क्वायर आर, ठीक है, पहले आई और आर था, करंट आई था, रेजिस्टेंस आर था, तो पावर थी आई स्क्वायर आर। क्लियर। अब नई पावर कितनी हो जाएगी, पहले वो निकालें, P डैश, P डैश क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर में आई डैश स्क्वायर आर, ठीक है, आई, ठीक है, आई डैश कितना है 2i का स्क्वायर, दैट इज 4i स्क्वायर। तो ये नई पावर है। अब पहले आई स्क्वायर आर थी, अब है 4i स्क्वायर आर, तो इंक्रीज कितना हो गया 400%। जल्दी नहीं, इंक्रीज कितना हो गया, पहले आई स्क्वायर आर था, अब 4i स्क्वायर आर है, तो इंक्रीज कितना हुआ, चलो पहले तुम्हारे मार्क्स आए 1, अब तुम्हारे मार्क्स आए 4, तो कितना ज्यादा है, कितना इंक्रीज हुआ, पहले तुम्हारे मार्क्स आए 1, अब आए 4, तो कितना इंक्रीज हुआ 3, वही हुआ ना, ठीक है, पहले आई स्क्वायर आर था, अब 4i स्क्वायर आर है, तो इंक्रीज कितना हो गया P डैश माइनस P, 4i स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर, दैट इज 3i स्क्वायर आर, ठीक है। अब इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज आपने 8th क्लास में पढ़ा है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, इंक्रीज कितना है, पहले फॉर्मूला लिख दूं, इंक्रीज अपॉन, इंक्रीज की जगह मैं P डैश माइनस P लिख देती हूँ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है। कितना है P डैश माइनस P, 3i स्क्वायर आर, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल P कितना है आई स्क्वायर आर इनटू 100, ठीक है, आई स्क्वायर आर कैंसिल, 3 इंटू 100 इज 300, तो 300% इंक्रीज हुआ इन पावर डिसिपेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। तो रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है, ये हमने इससे पहले भी किया था, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये तो क्या है कांस्टेंट है। अगर आपके पास मटेरियल एक मटेरियल दिया हुआ है, सपोज आपको सिल्वर वायर दिया है, या आपको कॉपर वायर दिया है, या आपको एल्यूमिनियम वायर दिया है, अगर आपको एक फिक्स वायर दिया हुआ है कि ये कॉपर का वायर है, तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो सिल्वर का है या कॉपर का है या वो गोल्ड का है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, बताया था मैंने, टेम्परेचर पे। मेटल्स के लिए इंक्रीज होती है रेजिस्टिविटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर्स के लिए डिक्रीज होती है, और एलॉयज में ऑलमोस्ट कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, अगर मटेरियल चेंज किया तो चेंज हो जाएगी रेजिस्टिविटी, अगर आप मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। इसके बाद टेम्परेचर चेंज करोगे तो बताओ, टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी। शेप अगर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, नहीं होगी। शेप चेंज करोगे तो नहीं होगी, होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। अब बोथ मटेरियल और टेम्परेचर दोनों चेंज किए तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, यस होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 incandescent bulbs A, B, C of rating 40 watt, 60 watt and 100 watt respectively are connected in parallel to an electric source। तो आपके पास 3 बल्ब्स हैं, तीनों को आपने पैरेलल में लगाया है टू एन इलेक्ट्रिक सोर्स। सपोज ये आपके पास एक सोर्स है, बैटरी है, ठीक है। एक 40 वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है और 100 वाट का बल्ब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग देयर ब्राइटनेस। तो ये ध्यान रखेंगे, पैरेलल कनेक्शन में पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। ध्यान रखें पैरेलल कनेक्शन में, अगर पैरेलल कनेक्शन है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। आप इसको प्रैक्टिकली समझो, आपके घर में कैसा कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है कि पैरेलल कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन होता है
मोस्टली पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन का मतलब एक स्विच ऑफ किया तो वो ऑफ होगा अप्लायंस, दूसरा ऑफ किया तो दूसरा अप्लायंस ऑफ होगा। सेपरेट स्विचेस होते हैं पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपने 40 वॉट का बल्ब लगाया है, आपने 60 वॉट का लगाया या 100 वॉट का, किस में ज़्यादा ब्राइटनेस होती है? किस में होती है? जो जिसकी ज़्यादा पावर हो, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। तो बस यहाँ पर वही देना है हमें, ब्राइटनेस किस में ज़्यादा होगी? नहीं, व्हाट विल विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन? ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब्स विल बी सेम? नहीं, सबसे ज़्यादा इसकी होगी, 100 वॉट की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो बल्ब सी हमारे पास है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी मैक्सिमम, क्योंकि उसकी पावर सबसे ज़्यादा है। पैरेलल कनेक्शन में ऐसा होता है। क्लियर है? इसमें मैंने ऑप्शंस गलत लिख दिए थे, जो आपके एग्जाम्पलर में दिए हैं वो है ब्राइट ऑप्शन सी में ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए। बल्ब बी की ब्राइटनेस, बी का है 60 वॉट, तो 40 वॉट से ज़्यादा होगा क्या? नहीं होगा, होगा बल्ब बी की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी ए से, और बल्ब सी की ब्राइटनेस इज लेस देन बी, सी की कम होगी बी से। ए की कितनी है? ए है 40 वॉट, बी है 60 वॉट और सी है 100 वॉट। तो 100 वॉट की ब्राइटनेस कम होगी बी से? नहीं, 100 वॉट की तो ज़्यादा होगी। किसकी कम होगी? 60 वॉट इज मोर देन 40 वॉट होगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा हो गया सब, क्वेश्चन ठीक से नहीं लिखा इसलिए। क्लियर है? अभी क्लियर है? जिसकी ज़्यादा पावर उसकी ज़्यादा ब्राइटनेस, किसकी सबसे ज़्यादा पावर है 100 वॉट की, तो उसकी सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस होगी। सो ब्राइटनेस ऑफ 60 watt bulb will be more than that of 40 watt bulb. Clear? Next question लेते हैं हम, question number 15. In an electric circuit, two resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 seconds will be. तो एक बार हम सर्किट बना लें तो जल्दी समझ में आएगा। आपके पास दो रेजिस्टर्स है सीरीज में, 2 ohm और 4 ohm के रेजिस्टर्स है सीरीज में टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रेजिस्टर इन 5 सेकेंड्स। 4 ओम रेजिस्टर कितनी हीट डिसिपेट करेगा 5 सेकेंड्स में, तो हमें टाइम भी दिया हुआ है। और हीट डिसिपेटेड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस्ड इज आई स्क्वायर आर टी, या फिर वी स्क्वायर बाय आर टी, या वी आई टी, ठीक है। हमारे पास मेन ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में। अगर डेटा चेंज होता है तो हम ये या ये यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या यूज करना है, जो देखो ध्यान से, क्या हम यूज करें, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, उसके लिए क्या आप देखेंगे, एक चीज कोई कांस्टेंट हो फॉर्मूले में, एक कोई कांस्टेंट हो, एक फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट हो और एक गिवन हो, ठीक है। कम से कम एक गिवन हो और एक कांस्टेंट हो, वो हम यूज करेंगे। तो सीरीज कनेक्शन में क्या कांस्टेंट होता है, क्या सेम होता है? सीरीज कनेक्शन में क्या सेम होता है? करंट सेम होता है, सेम करंट फ्लो होता है, ठीक है। और हमें आर दिया हुआ है, इसका मतलब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। सीरीज कनेक्शन है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, दैट इज 6 ओम। V हमारे पास है 6 वोल्ट, तो इससे हम निकाल सकते हैं टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ओम्स लॉ से I इक्वल टू V अपॉन R, V इज 6, R इज 6, तो करंट आ गया 1 एम्पियर, ठीक है। क्लियर? करंट 1 एम्पियर है तो हीट क्या हो जाएगी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई है 1 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। हमें पूछा है इसमें 4 ओम में, आई स्क्वायर इंटू 4 इंटू टाइम दिया है 5, तो हीट आ गई 20 जूल, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर दिया है 1 किलोवाट, दैट इज 1000 वॉट। When operated at 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पे ये ऑपरेट हो रही है। अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट। फ्यूज वायर क्या करता है, एक सेफ्टी मेजर होता है। अगर एक्सेसिव करंट फ्लो होता है सर्किट में तो ये मेल्ट हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, घर की लाइट चली जाएगी। तो हम यहाँ पे पहले हम करंट निकाल लें, कितना करंट फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रिक केटल 1000 वॉट पावर कंज्यूम करती है 220 वोल्ट पे, तो करंट कितना फ्लो होगा सर्किट में। तो करंट के लिए P इक्वल टू वी आई फॉर्मूला, ठीक है। P और V दिया हुआ है और I निकालना है, तो फॉर्मूला आपको पता है, P इक्वल टू वी आई, तो ये हो जाएगा P अपॉन V। पावर है 1000 और V है 220, तो ये आ जाएगा करंट, ठीक है।
2 11 सा 22, 2 50 सा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5 एम्पियर आपको करंट मिल रहा है। ठीक है, तो फ्यूज वायर कितना होना चाहिए? फ्यूज वायर इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूज वायर 4.5 जूल 4.5 एम्पियर से ज़्यादा होना चाहिए। फ्यूज वायर की रेटिंग 4.5 एम्पियर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इतनी या इससे कम होगी तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? तो फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए, किस रेटिंग का होना चाहिए? मोर देन 4.5 एम्पियर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों को डाउट आता है कि हम ये दोनों फॉर्मुलेज नहीं यूज कर सकते क्या? हम ये दोनों फॉर्मुलेज भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा बस। अगर हम चाहें तो H = V²/R T ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसमें ध्यान देंगे कि हमें 4 ओम के अक्रॉस हीट निकालनी है, तो इसका वोल्टेज, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हमें पहले कैलकुलेट करना होगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ लें तो अच्छा ही रहेगा। अलग अलग जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, हमें हर तरह से आना चाहिए। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V होता है IR, I हमारे पास है 1 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस है 2, तो इसके अक्रॉस आ गया 2 वोल्ट। इसके अक्रॉस क्या होगा? इसका IR I तो दोनों में सेम है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 4, तो इसके अक्रॉस आ गया 4 वोल्ट। चेक करके देख सकते हैं 2 + 4 6 होता है। ठीक है, V1 + V2 टोटल V होता है सीरीज कनेक्शन में। तो अब हमें हीट प्रोड्यूस पूछा है इसमें, तो यहाँ पर V²/R T अगर आप लगाते हैं, V कितना होगा? अक्रॉस 4 ओम, V है 4 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस है 4 और टाइम है 5, तो इससे भी आपको वही मिलेगा 20 जूल। ठीक है, आप चाहे तो ये फॉर्मूला लगा लें, VIT, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है ये, VIT है, याद रखने के लिए अच्छा है। VIT, वेलोर सुना ना, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VIT। V कितना है इसके क्रॉस? 4 ओम के क्रॉस 4, I है 1 और टाइम है 5, इससे भी देखेंगे तो 20 जूल ही हमें मिलेगा। तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हमें फिर V चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि V 6 वोल्ट ले लो, 6 वोल्ट लोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 17। 2 resistors of resistance 2 ohm and 4 ohm when connected to a battery will have। अब आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं, सेम करंट होगा या सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में तो सेम करंट होता नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। 2 रेजिस्टर्स है, सेम करंट नहीं होगा अगर हमने उनको पैरेलल में लगाया। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में सेम करंट होगा। यस, सीरीज में सेम करंट होगा। जब 2 रेजिस्टर्स को आपने सीरीज में लगाया है तो सेम करंट फ्लो होगा दोनों से। फिर आगे है, एक हमें आंसर मिल गया है वैसे तो, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, V मैंने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस फ्लोइंग थ्रू देम, सेम पोटेंशियल फ्लोइंग थ्रू देम थोड़ी होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन across them, सेम पोटेंशियल डिफरेंस across them when connected in series। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है क्या? नहीं होता। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस across them when connected in parallel, पैरेलल में डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या? नहीं होता। देखो आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं 2 ओम और 4 ओम के। ठीक है, अगर हम इनको सीरीज में लगाते हैं तो क्या सेम होता है? सीरीज में करंट सेम होता है और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। ठीक है, अगर हम इनको कहाँ बनाए, यहाँ बनाते हैं। अगर हम इनको पैरेलल में लगाते हैं तो क्या सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा? दोनों के अक्रॉस V सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और दोनों के अक्रॉस करंट अलग अलग होगा। ठीक है, कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, अब पावर के हमारे पास क्या क्या फॉर्मुलेज है? P = VI, P = V²R, P = नहीं V²/R और I²R। ठीक है, P = VI सबसे मेन ये फॉर्मूला है। अगर आप I की जगह V/R लिख देंगे ओम्स लॉ से तो ये हो जाएगा, और अगर V की जगह IR लिख देंगे तो ये बन जाएगा। V की जगह अगर IR लिख देंगे तो ये। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, यहाँ से हमें यूनिट मिलेगी वोल्ट एम्पियर, तो हमारा आंसर तो आ गया है वोल्ट एम्पियर। ठीक है, बाकी आप ये भी देख लें, यहाँ पर वोल्ट स्क्वायर पर ओम, ऐसा थोड़ी कि हम सिर्फ एग्जाम्पलर की क्वेश्चन करके सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमें दूसरी चीजें पूरा अच्छे से समझना है। तो वोल्ट स्क्वायर और पर ओम, इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट स्क्वायर पर ओम, तो ये भी यूनिट है पावर की। यहाँ पर एम्पियर स्क्वायर ओम, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, हमें यही ऑप्शन दिया तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा मैंने नहीं लिखा है। क्वेश्चन 19, अ चाइल्ड हैज ड्रॉन द इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी ओम्स लॉ एज शोन इन फिगर। ओम्स लॉ के लिए एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, पूरा फिगर प्रॉपर दिया हुआ है। His teacher told that circuit diagram needs correction. Study the circuit diagram and redraw it after making all corrections. तो इसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं, आपको उसको करेक्ट करके वापस से बनाना है। तो क्या क्या मिस्टेक्स हैं हम देखते हैं, बनाते हैं वापस से। सबसे पहली बात, वोल्ट मीटर और एमीटर का ध्यान रखेंगे। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल और एमीटर इन सीरीज। तो यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर एमीटर पैरेलल में है और वोल्ट मीटर सीरीज में, तो हम इसको चेंज करते हैं। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है आर, वाई वाई यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम चेंज कर दें, एक टर्मिनल एक्स और एक टर्मिनल वाई। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। ठीक है, वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों लगाते हैं और एमीटर सीरीज में क्यों लगाते हैं? एमीटर सीरीज में एमीटर का क्या क्या रोल है? एमीटर क्यों लगाते हैं? टू मेजर करंट। तो मैक्सिमम करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो मैक्सिमम करंट एमीटर में जाना चाहिए। तो एमीटर को हम सीरीज में इसलिए लगाते हैं ताकि उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो हो। मैक्सिमम करंट फ्लो हो इसका मतलब क्या हुआ? उसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो, तो इसका मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। एमीटर को सीरीज में हम लगाते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। लो रेजिस्टेंस की वजह से उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और आपको रीडिंग प्रॉपर मिल जाएगी जो भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसकी। ठीक है, वोल्ट मीटर की बात करते हैं। वोल्ट मीटर हमने बोला हमेशा पैरेलल में लगता है। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, तो हम चाहते हैं इसमें से करंट फ्लो ना करे, मिनिमम नेग्लिजिबल करंट जाए इसमें से। तो वोल्ट मीटर में नेग्लिजिबल करंट नेग्लिजिबल हो मतलब करंट लो हो, करंट लो हो तो मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि उसमें से नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो। ठीक है, इसलिए हम इसको पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या सीरीज में क्या पैरेलल में। तो क्लियर हो गया, वोल्ट मीटर हमें पैरेलल में लगाना है। हम बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद एमीटर आएगा सीरीज में। ठीक है, की और अब हम सेल में करेक्शंस करते हैं। तो यहाँ पे 3 करेक्शंस होंगे, एमीटर और वोल्ट मीटर की प्लेस हमने सही कर दी। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, सेल का नेगेटिव, सेल का पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? फिर से नेगेटिव पॉजिटिव, सीरीज कनेक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। आप जब, ठीक है क्लियर है ना, सर्किट डायग्राम्स बनाए हुए हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव किया फिर पॉजिटिव दिया। जो लंबा वाला होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो इसके बाद क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। कितने लगाए? 3 है तो 3 हमने लगा दिए। ठीक है, अब इसमें जब हम ओम्स लॉ करते हैं, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करते थे, तो हम पहले क्या करते थे? एक सेल को सर्किट में लेते थे, फिर हम 2 सेल्स को सर्किट में लेते थे, फिर हम 3 सेल्स को सर्किट में लेते थे। तो हमारे पास यहाँ 3 सेल्स हैं। तो पहले को हम अगर सर्किट में लेते हैं, ये तो अभी हमने सेल लगा दिए। ठीक है, तो पहले को हम सर्किट में लेंगे, या हम 2 सेल्स को सर्किट में लेंगे, या हम 3 सेल्स को सर्किट में लेंगे। ठीक है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। अब सेल का नेगेटिव और पॉजिटिव से हम एमीटर और वोल्ट मीटर के नेगेटिव पॉजिटिव बनाते हैं। देखेंगे ध्यान से, इधर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, और जो बचे हैं उनको कर दो उसका उल्टा, पॉजिटिव का नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट सर्किट डायग्राम बन गया। इसमें करंट भी फ्लो करा दें हम, करंट जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, 3 resistors, 3 2 ohm resistors A, B, C are connected as shown in figure. Each of them dissipates energy and can withstand maximum power of 18 watt without melting. Find the maximum current that can flow through 3 resistors. मतलब इसमें कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है, इसमें कितना फ्लो हो सकता है और इसमें कितना फ्लो हो सकता है। तीनों में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है ताकि पावर डिसिपेशन कितना हो। ईच ऑफ देम डिसिपेट्स एनर्जी, और मैक्सिमम पावर कितना विथस्टैंड कर सकते हैं वो 18 वॉट। हर एक 18 वॉट पावर झेल सकता है विदाउट मेल्टिंग। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें या नहीं निकालें? इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? देखो अब अगर एक शॉर्ट मेथड बता देती हूँ। अगर 2 सेम रेजिस्टर्स हैं, सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स हैं और पैरेलल में लगे हुए हैं, तो R/2 कर दो।
R/2 कर दो, जितना उनका रेजिस्टेंस है अपॉन 2। MCQ में या ऐसे क्वेश्चंस में जल्दी हो जाएगा। अगर 3 रजिस्टर्स पैरेलल में है, सब 2 ओम के हैं, तो R/3। अगर 4 लगे हुए हैं पैरेलल में, ठीक है, 4 सेम वैल्यू के रजिस्टर्स लगे हुए हैं, जैसे सपोज 4 आपके पास 4 ओम के रजिस्टर्स हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1। R/4, R/n फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जितने भी पैरेलल में अगर सेम है तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो पैरेलल में है, तो R/2 मतलब 2/2, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2/2 1, ठीक है। बाकी हम फॉर्मूले से निकालते हैं अभी। 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। 1/2 हाफ प्लस हाफ, एक आधा पिज्जा तुमने खाया, आधा मैंने खाया, एक, ठीक है। 1/RP इज 1 मीन्स 1/1, सो RP विल बी 1 ओम, ठीक है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट है 1 और ये है 2 ओम। क्या इसकी जरूरत है इस क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत है? ये देखो पहले तो, हाँ है क्या जरूरत? हमें मैक्सिमम पावर पूछा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 3 फॉर्मूलेज हैं, हम यहाँ पे I² R ही लगा दें, क्योंकि R हमारे पास है और I सेम रहेगा, यही लगेगा ना, क्योंकि I सेम रहेगा और R हमारे पास है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। I कितना है? I तो निकालना है हमें, I मैक्सिमम पावर हमारे पास है, I हमें नहीं पता, और रेजिस्टेंस, अच्छा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इसलिए यहाँ पे चाहिए, इसलिए हम निकालेंगे। तो RP हमने निकाल लिया 1 ओम। अब आपके पास ये 1, ये 2 है और इन दोनों का इक्विवेलेंट 1 है, ठीक है। ये 2 और ये 1, 3 हो गया सीरीज में, 2 + 1 3। तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो यहाँ से हम I निकाल सकते हैं। 18/3 इज I², 3 6 18। कुछ गलत हो गया? कुछ तो गड़बड़ हुई है, देखे जरा। यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि इन्होंने पूछा है कि लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द रेजिस्टर्स, और हर एक मैक्सिमम पावर 18 वॉट झेल सकता है विदाउट मेल्टिंग, तो हर एक का निकालेंगे, ठीक है। हर एक में कितना करंट फ्लो होगा, पहले टोटल करंट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक रजिस्टर की वैल्यू लेंगे, अभी बताती हूँ क्यों लेंगे। रजिस्टर है 2, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 9 = I², तो I आ गया 3 एम्पियर। तो टोटल करंट सर्किट में हमने जब यहाँ से स्टार्ट किया तो 3 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से 3 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, इसके बाद जाके वो डिवाइड हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मैक्सिमम करंट इसमें कितना फ्लो हो, इसमें कितना हो और इसमें कितना हो, तीनों में बताना है आपको। तो इसमें तो 3 एम्पियर का करंट ही फ्लो होगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, करंट जाके डिवाइड होगा। तो A, यहाँ पर A लिखा हुआ है, इन्होंने बुक में यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, तो A रजिस्टर में करंट फ्लो होगा 3 एम्पियर का, ठीक है। और B में 2 है, तो इसमें और इसमें इंडिविजुअली कितना होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो करंट डिवाइड हो गया, तो 3 का आधा कर दो, 3/2 मीन्स 1.5 एम्पियर और 1.5 एम्पियर फ्लो होगा इन दोनों में। इसमें भी 1.5 एम्पियर का और इसमें भी 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अभी क्लियर हुआ क्या, बताओ? क्लियर हो गया? यहाँ पे हमने R को 2 क्यों लिया, बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? देखो हम यहाँ पे R को 2 क्यों ले रहे हैं, हम पहले इससे चालू करते हैं। हम ये जो A रजिस्टर है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये सीरीज में है, ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो A रजिस्टर पे कितना, इस A रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर ये कंज्यूम करेगा 18 वॉट, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। तो यहाँ से करंट हमें मिल गया, जो A में करंट फ्लो होगा, इसके बाद तो डिवाइड होना है क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो इसके बाद वो डिवाइड हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर 2 ओम लिया है, इक्विवेलेंट नहीं निकाला। इसका मतलब ये जो हमने किया है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कर देते हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं है इस पार्ट की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ। शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बी लो और हाई, एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, गिव रीज़न। तो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार फिर से बताऊंगी। एमीटर में हम चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो, मैक्सिमम करंट फ्लो होने का मतलब है रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम, शॉर्ट में थोड़ा सा लिखा है मैंने। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग अ सेल
a key, an ammeter, a resistor of 2 ohm in series with a combination of 2 resistors 4 ohm each in parallel and a voltmeter across the parallel combination. ठीक है, पहले हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, फिर कुछ उन्होंने बोला है वो भी हम करते हैं. तो सर्किट डायग्राम में हमें चाहिए एक सेल, तो हम सेल बना लेते हैं. सबसे पहले एक सेल बना लिया, फिर की, ठीक है, फिर एमीटर, रेजिस्टर 2 ohm इन सीरीज विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स. इसके बाद 2 रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हमें दिया हुआ है. ठीक है, तो अब हम इसके बाद 2 रेजिस्टर्स इसके साथ कॉम्बिनेशन में बनाना है. तो ये 2 रेजिस्टर्स हमने बना दिए. ठीक है, और क्या दिया है, एंड अ वोल्टमीटर अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन. इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टमीटर आपको लगाना है. ठीक है, ये हमारा बन गया सर्किट डायग्राम. अभी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब दे दे. अब आप, ये तो एग्जाम्पलर में बना हुआ है, ऐसा का ऐसा मैंने बना दिया. अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, पैरेलल में ही अगर आप चाहें तो. इसके बाद ये जो 2 ohm है, इसके बाद आप क्या कर सकते थे, इसके बाद आप ऐसे भी कर सकते थे. ठीक है, एक ही बात है. ये 2 ohm, इसके बाद 4 ohm के रेजिस्टर्स आपने पैरेलल में लगा दिए. आप ऐसा बनाए, ऐसा बनाए, पैरेलल कनेक्शन दिखाना है. ठीक है, और इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगाना है आपको. ऐसा भी बना सकते थे, ये भी सही. ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव कर ले. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव है, सेल के पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड, सेल के नेगेटिव से नेगेटिव. ठीक है, अब इधर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया. यहाँ पे भी वही रहेगा, सेम चीज है. देख लेते, चलो कर देते हैं इसको. इधर एमीटर लगाया, फिर इधर सेल लगाया, और यहाँ पर की लगी है, फिर उसके बाद सेल लगाया. ठीक है, दोनों बना सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं. पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो पॉजिटिव टर्मिनल, सेल के पॉजिटिव से इधर पॉजिटिव, सेल के नेगेटिव से ये नेगेटिव. अब एमीटर का ये नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव हो गया. ठीक है, तो सर्किट डायग्राम बनने के बाद अब आगे क्या दिया है देखें. Will the potential difference across the 2 ohm resistors be same as that across the parallel combination of 4 ohm? 2 ohm हम निकाल लेते हैं. चलो, हमें और कुछ दिया है इसमें, इतना ही दिया हुआ है. तो क्या इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों के अक्रॉस, कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम होगा? यस होगा. निकालते हैं. इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 4 और 4 का 4/2 2 ohm. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है 2 ohm. तो इन दोनों की जगह अगर हम 2 ohm डाल देते हैं तो क्या हुआ, इस 2 ohm के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही तो इसके अक्रॉस भी होगा, क्योंकि R सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा. क्यों होगा, क्योंकि फिर ये सीरीज बन गया. अब इसके, चलो इसका जो इक्विवेलेंट क्या होगा सर्किट डायग्राम क्या बनाते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव सेल, ये हो गया की एमीटर, ये 2 ohm. इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना रही हूँ. ठीक है, ये 2 ohm और ये भी 2 ohm. अब कैसे है, ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये सीरीज में हो गया ना, तो ये और ये सेम है, करंट सेम फ्लो हो रहा है. V तो V भी, R भी सेम है और V भी R भी सेम है और I भी सेम है. I सेम है ना, I सेम है, R सेम है, तो V भी तो सेम होगा ना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज अ यूज ऑफ अ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. तो फ्यूज वायर क्यों हम लगाते हैं, सेफ्टी डिवाइस होता है. क्या होता है, फ्यूज वायर एलॉय होता है, टिन लेड का एलॉय होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है. लो मेल्टिंग पॉइंट होने से क्या होगा, अगर सर्किट में एक्सेसिव करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू ओवरलोडिंग, तो क्या होगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है. और अगर वो मेल्ट हो गया तो ओपन सर्किट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ बोलेंगे सर्किट ओपन हो गया. ठीक है, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होता है और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है. ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं होगा, घर की लाइट चली जाएगी. तो ये एक सेफ्टी मेजर के जैसे हम यूज करते हैं. क्लियर हो गया. हाउ डज द यूज ऑफ फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. तो हम फ्यूज वायर यूज करते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, उसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड विद लाइव वायर. तो इससे क्या होगा, जब लाइव वायर में एक्सेसिव करंट फ्लो होगा तो बता दिया, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, लाइट चली जाएगी घर की, और वो बचा लेगा हमें कोई भी एक्सीडेंट से. ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल फायर से हमें बचा लेगा. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पहले हम देख लें. आपके पास फॉर्मूला क्या है, R = ρ L/A. ठीक है,
यहाँ से हम रेजिस्टिविटी को क्या लिख सकते हैं, आर ए अपॉन एल, ठीक है। रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज रेजिस्टेंस। तो रो हो गया इतना। अगर मैं एरिया को ले लूँ 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को ले लूँ 1 मीटर इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये रो इक्वल टू आर हो जाएगा, आर इंटू 1/1 होगा आर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लिख लेंगे। अब आगे क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। इन अ सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्राइजिंग अ रजिस्टर मेड अप ऑफ अ मेटालिक वायर, एमीटर रीड्स 5 एम्पियर। आपके पास एक सर्किट में जो एमीटर की रीडिंग आ रही है, सीरीज सर्किट में एमीटर की रीडिंग आ रही है 5 एम्पियर। द रीडिंग ऑफ एमीटर डिक्रीजेस टू हाफ व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। रीडिंग डिक्रीजेस टू हाफ व्हेन लेंथ इज डबल्ड, वाई। तो हम इसको रिलेशंस हमारे पास क्या क्या है वो देखते हैं। रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए और आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ओम्स लॉ से, ठीक है। तो हमें जो बात की गई है एमीटर की रीडिंग और लेंथ की, मतलब हमें करंट और लेंथ को रिलेट करना है। यहाँ से इन दोनों रिलेशन से, फर्स्ट रिलेशन से हमें क्या मिला, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ से मिला आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इन दोनों से हमें क्या मिला, रेजिस्टेंस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है, इसका मतलब ये दोनों में क्या रिलेशन हो गया, लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, मिल गया। इन दोनों से लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर हम लेंथ, यहाँ पे क्या बोला है, रीडिंग ऑफ एमीटर डिक्रीजेस, एमीटर की रीडिंग डिक्रीज होगी जब लेंथ को डबल कर दिया, बिकॉज लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर आप लेंथ को डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कर लेंगे ना, लिख लेंगे। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, किलो वॉट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वॉट आवर। आगे है, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ जूल्स, क्योंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी को हम जूल्स में रिलेट करते हैं। कैसे होगा देखेंगे, किलो, 1 किलो में 1000 होता है, ठीक है, 1000 लिख दिया, वॉट लिख दिया। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो 3600 60 इंटू 60 कर लेंगे, ये हो गया 3 6 है। आगे 1 2 3 4 5 हमने 0 लगा दिया, वॉट सेकंड। अब डेसिमल हम शिफ्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए। यहाँ पर डेसिमल कहीं नहीं है, मीन सबसे लास्ट में, ठीक है। अब काउंट करेंगे कितना शिफ्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट हमने शिफ्ट किया तो 10⁻6, और वॉट सेकंड होता है जूल। सो 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सीरीज सर्किट कंटेनिंग, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव। A current of 1 ampere flows in a series circuit containing an electric lamp, L for lamp, and a conductor of 5 ohm when connected to a 10 volt battery. Calculate the resistance of electric lamp. तो पहले ये निकालना है, फिर हम आगे का पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम V और I, V आपके पास है 10 वोल्ट, I है 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा V अपॉन I से, ओम्स लॉ इक्वल टू आएगा, ठीक है। V कितना है 10, I है 1, तो ये आ गया 10 ओम, ठीक है। यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का, और ये सीरीज में 2 लगे हुए हैं, मींस आर एल प्लस 5 ओम, 10 होगा टोटल, ठीक है। ये तो इजी है, 10 - 5 5 आ गया, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका 5 है तो इसका भी 5 होगा सीरीज में। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। आगे देखते हैं। नाउ इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, क्या दिया है 100 ओम। Now if a resistance of 100 ohm is connected in parallel with this series combination, इस सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ हम एक 10 ohm का, 100 नहीं है, if a resistance of 10 ohm is connected in parallel with this series combination, 10 ohm को हम सीरीज में लगा, पैरेलल में लगा देते हैं। क्या दिया है, what change if any in current flowing through 5 ohm conductor, इसमें कोई चेंज होगा क्या, व्हाट चेंज इन इफ एनी इन करंट, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसमें कुछ चेंज होगा क्या, ये पूछ रहे हैं, करंट में चेंज होगा क्या।
एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प विल टेक प्लेस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा क्या, ये पूछना। चेंज हुआ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ क्या, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। गिव रीजन, वापस से सुन लो। इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम is connected in parallel with this series combination, what change if any in current flowing through 5 ohm conductor and potential difference across the lamp will take place। इसके अक्रॉस करंट चेंज होगा क्या, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा क्या, ये सब हमें गिव रीजन करना है। सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। हमारे पास ये 10 ओम है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, 10 ओम और ये 5 ओम और 5 ओम, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से बना रही हूँ, 5 और 5 सीरीज में है तो उनका हो जाएगा 10, ठीक है। ये दोनों सीरीज में है, 5 + 5 10 ओम हो गया। अब ये 10 और ये 10, ये कैसे पैरेलल में, अभी बताया था जब पैरेलल में सेम वैल्यू होती है तो R/2 कर देते हैं, मतलब 10/2 तो 5, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया हमें 5। मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टर सर्किट में है 5 ओम, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस है 5 ओम। और अब देखो जो सेकंड केस लिया है ना इन्होंने, जब ये पैरेलल लगा दिया तो करंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में आने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, होगा, ठीक है। तो करंट इंक्रीज होगा तो वो करंट कितना हुआ वो हम निकाल लेते हैं पहले। करंट कितना हो गया, जब हमने 10 ओम को पैरेलल में लगाया तो करंट क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट, V/R इक्विवेलेंट टोटल R, V तो 10 था और R कितना है 5, मतलब करंट 2 एम्पियर। इसका मतलब 10 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में लगाने से करंट 2 एम्पियर का हो गया, टोटल करंट सर्किट में 2 एम्पियर का। अब यहाँ से क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो ये 2 एम्पियर डिवाइड होगा। हम यहाँ पर इस फिगर में आते हैं, इस फिगर में हमारे पास 2 एम्पियर का करंट है, ठीक है, 2 एम्पियर का करंट है और इधर 10 ओम इधर 10 ओम, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 1 एम्पियर करंट इसमें, 1 एम्पियर करंट इसमें, ठीक है, जागे सभी 1 एम्पियर करंट 1 एम्पियर करंट। तो अब यहाँ पे आते हैं वापस इस फिगर में, यहाँ पर 1 एम्पियर करंट और यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, ठीक है। इस 10 ओम जो हमने नया लगाया है इसमें भी 1 एम्पियर करंट और नीचे जो सीरीज में है ऑलरेडी उनमें भी 1 एम्पियर करंट। तो इसमें 5 एम्पियर, 5 ओम में भी 1 एम्पियर और इस 5 ओम में भी 1 एम्पियर। क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें चेंज होगा क्या करंट, इसमें पहले भी 1 एम्पियर जा रहा था और अभी भी 1 एम्पियर जा रहा है, तो करंट में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो करंट थ्रू 5 ओम 1 एम्पियर ही होगा, नो चेंज। अब आगे देखते हैं वोल्टेज में क्या होगा। इसके अक्रॉस पहले भी कितना था, जब ये हमने नहीं लगाया था, 10 ओम नहीं लगाया था, टोटल 5 है, टोटल 10 वोल्ट है, दोनों का रेजिस्टेंस 5 ओम है तो 5 वोल्ट इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब कितना हो जाएगा, अब नया कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पर 10 ओम और करंट है 1 एम्पियर, तो V कितना हो गया, IR 1 × 10 मतलब 10 वोल्ट, ठीक है, और इसके अक्रॉस में 10 वोल्ट IR, तो यहाँ पर 10 वोल्ट है, मतलब इन दोनों का मिला के 10 वोल्ट है और दोनों 5 ओम के हैं तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा 10 वोल्ट, 5 वोल्ट इसके अक्रॉस, 5 वोल्ट इसके अक्रॉस, मतलब कि वोल्टेज में भी चेंज नहीं हुआ, पहले भी 5 वोल्ट था और 10 ओम लगाने के बाद भी 5 वोल्ट ही हमें मिला, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन, Why is parallel arrangement used in domestic wiring? तो ये क्वेश्चन आपके NCERT में भी है, आपने सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन पढ़ा है। सीरीज कनेक्शन में सारे अप्लायंसेस, या अगर हम बोलें कि सारे अप्लायंसेस या सारे बल्ब्स हमने लगाए हैं एक साथ में तो सेम करंट फ्लो होता है, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल का क्या एडवांटेज है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैंने यहाँ पे 4 शॉर्ट में लिखे हुए हैं। आपके जो घर में अप्लायंसेस हैं वो सीरीज कनेक्शन में या पैरेलल कनेक्शन में, वो सारे पैरेलल कनेक्शन में हैं, क्योंकि अगर आप एक को ऑफ करेंगे तो अभी हम कर चुके हैं ऐसे डिस्कस, अगर एक को ऑफ करेंगे तो दूसरा ऑफ नहीं होगा, सेपरेट स्विचेस होते हैं, ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंटली उनको ऑपरेट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सोचो सारे सीरीज कनेक्शन में हो तो क्या होगा, एक ऑफ किया सारे घर की लाइट बंद, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो पैरेलल कनेक्शन का एक वन ऑफ द मेजर एडवांटेज क्या है, देयर आर सेपरेट स्विचेस, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आप प्रॉपर स्टेटमेंट बना के लिखेंगे। There are separate switches for the appliances which can be turned off or on independently. Next मैंने लिखा है सेम वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल जैसे ये वाला आप देखेंगे यहाँ पे 3 बल्ब्स हैं,
3 अप्लायंसेस तीनों पैरेलल कनेक्शन में है, तो जितना वोल्टेज सोर्स में होगा वही वोल्टेज सभी में होगा। तो क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में सेम वोल्टेज होता है तो सभी अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलेगा। और हमारे यहाँ इंडिया में 220 वोल्ट दिया जाता है, जो हमें एसी सप्लाई लाइन आती है वहाँ से 220 वोल्ट मिलता है, तो सारे अप्लायंसेस को 220 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को कम की रिक्वायरमेंट है तो उसके अंदर, उस अप्लायंस के अंदर कन्वर्टर होता है जो उसको कम करके आगे भेजता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल का चार्जर को बहुत कम वोल्ट की ज़रूरत होती है, 10 या 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है, और हमारे यहाँ सप्लाई कितना है 220 वोल्ट का, तो उसमें डायोड्स लगे हुए रहते हैं जो उसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट उस अप्लायंस में कम हो जाता है, ऐसे बनाए जाते हैं। तो ये तो हो गया इंडिया में, हम बोलते हैं 220 वोल्ट है। बाकी अगर आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ 110 वोल्ट होता है, वहाँ के सारे अप्लायंसेस 110 वोल्ट पे वर्क करते हैं। अगर आप वहाँ का अप्लायंस को यहाँ पे लेके आते हो इंडिया में और उसको बिना वोल्टेज कन्वर्टर के यूज़ कर लोगे तो आपका अप्लायंस खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में सारे अप्लायंसेस 220 वोल्ट पे वर्क करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और सारे अप्लायंसेस हम घर में कैसे कनेक्ट करते हैं, मोस्टली कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, तो सभी को क्या मिलता है, सेम वोल्टेज 220 वोल्ट का मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक आउट ऑफ ऑर्डर है, इफ वन ऑफ द अप्लायंस इज आउट ऑफ ऑर्डर, अगर एक खराब हो गया तो बाकी सब चलते रहेंगे, बाकी सब नहीं रुकेंगे, देन ऑल अदर्स कीप वर्किंग नॉर्मली। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दिवाली में आप लाइट्स लगाते हैं घर में, सीरीज लगाते हैं, तो पहले हम लोग जब तुम्हारे बराबर थे उस टाइम पे पूरा सीरीज कनेक्शन होता था, सारे बल्ब सीरीज में होते थे, तो अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो फिर वो जलती नहीं थी सीरीज। ठीक है, पूरी नहीं जलती थी, एक भी नहीं जलेगा क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। तो क्या करते हैं, एक एक को चेक करना होता है टेस्टर से कि कौन सा बल्ब खराब है, फ्यूज है। लेकिन अब आजकल पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं, तो एक फ्यूज हो गया तो कोई बात नहीं, एक नहीं जलेगा, बाकी सब जलते रहेंगे। ठीक है, तो यही लिखा है, इफ वन इज आउट ऑफ ऑर्डर देन अदर कीप्स वर्किंग नॉर्मली। नेक्स्ट, देयर आर सेपरेट स्विचेस, ये मैंने समझा दिया। और क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आपने पढ़ा ना, पैरेलल कनेक्शन 1/R इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो अगर आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस कम मिलेगा तो करंट ज़्यादा हो गया। हमारा मेन एम अप्लायंस को यूज़ करने का क्या है, करंट अच्छा फ्लो हो उसमें। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस हो गए, आप प्रॉपर स्टेटमेंट बना के लिख लीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28, उसको भी मैंने शॉर्ट में लिखा है, फिगर दिया हुआ है आपको। बल्ब्स है B1 B2 B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब्स, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं B1 B2 B3 connected as shown in the figure. When all the 3 bulbs glow, a current of 3 ampere is recorded by ammeter. एमीटर पे, यहाँ पर एमीटर में 3 एम्पियर का करंट रिकॉर्ड हुआ जब तीनों एक साथ जल रहे हैं तब। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट, व्हाट हैपन्स टू द ग्लो ऑफ अदर 2 bulbs when B1 gets fused? What happens to the glow of other 2 bulbs when B1 gets fused? अब अगर B1 फ्यूज हो गया तो बाकी में ग्लो का क्या होगा। अभी हमने बोला कि सेपरेट स्विचेस होते हैं, टर्न ऑफ एंड ऑन ठीक है, इंडिपेंडेंटली सबको सेम वोल्टेज मिलता है, सब इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक फ्यूज हो गया, कौन सा B1 फ्यूज हो गया, तो बाकी के ग्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में इंडिविजुअली सबको सेम वोल्टेज मिला हुआ है, तो सेम वोल्टेज मिला है। ठीक है, तो और आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, तो जितना जैसा ग्लो हो रहे थे वो वैसे ही होते रहेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू द रीडिंग्स ऑफ A1 A2 A3 A when B2 gets fused? When B2 gets fused तो इनकी रीडिंग्स में क्या फर्क पड़ेगा। देखो, A तो हमने लगाया है पूरे सर्किट के लिए जिसमें 3 एम्पियर की रीडिंग दी जा रही है। B1 के पास में सीरीज में हमने लगाया A1, जो B1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो देगा ये वाला एमीटर, B2 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो A2 रीडिंग बताएगा, B3 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो A3 रीडिंग बताएगा। ये तीनों A1 A2 A3 एमीटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, इंडिविजुअली सीरीज में सबके साथ, एमीटर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। देखो, करंट यहाँ से चालू हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, करंट ऐसे फ्लो होके अब क्या होगा, करंट डिवाइड हो रहा है, तीनों में डिवाइड हो गया। अब क्योंकि तीनों ही सेम आइडेंटिकल बल्ब्स हैं और टोटल 3 एम्पियर करंट है, तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि तीनों में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, क्योंकि टोटल 3 एम्पियर है, तो डिवाइड हो जाना है, इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो A1 में रीडिंग 1 एम्पियर, A2 में 1 एम्पियर, A3 में 1 एम्पियर और A में तो दी हुई है 3 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पर बल्ब B2 फ्यूज हो गया है, तो B2 फ्यूज हो गया तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें क्या रीडिंग मिलेगी, 0। A2 में रीडिंग 0 मिलेगी क्योंकि B2 फ्यूज हो गया है।
अगर B2 फ्यूज हो गया तो यहाँ पे कोई करंट, ये जो 1 एम्पियर करंट जा रहा था ये फ्यूज हो गया तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो A2 0 होगा, बाकी सब में A1 A3 में 1 एम्पियर और A में अब क्या होगा 3 नहीं होगा, हाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद हम लेते हैं आगे थर्ड पार्ट। When bulb B2, how much power is dissipated in the circuit? How much power is dissipated in the circuit? मतलब total पूछिए, total power dissipated in the circuit. How much power is dissipated in the circuit? Individual bulb में नहीं, circuit में. How much power is dissipated in the circuit when all the three bulbs glow together? जो इनिशियल कंडीशन थी, तीनों एक साथ जब जल रहे हैं तो कितनी पावर डिसिपेशन होगा सर्किट में। तो पावर के क्या क्या फॉर्मूलेज आपके पास है? P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तीनों में से जो चाहे लगा दें, हम तीनों लगा लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब टोटल सर्किट में वोल्टेज कितना है? 4.5। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ 4.5 वोल्ट दिया हुआ है। टोटल करंट सर्किट में कितना है? 3। ठीक है, 3 5 15 और ये 13.5 वॉट पावर हो गई। दूसरे फॉर्मूले से आप चेक कर लें, V कितना है टोटल सर्किट में? 4.5। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में? तो टोटल रेजिस्टेंस तो हमने निकाला ही नहीं है, तो अभी हम मानते हैं सपोज यहाँ पर रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कितना हो जाता है? R/3। अगर तीनों इक्वल रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में तो जितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, R/3। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम R की जगह R/3 लेंगे। R, अच्छा R भी तो नहीं है अपने पास, तो पहले हमें R निकालना पड़ेगा। चलो R निकालते हैं। टोटल करंट कितना है सर्किट में? 3 एम्पियर। टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 4.5 वोल्ट। तो ओम्स लॉ से R इक्वल टू V/I, राइट? 4.5/3, 15 3 45, तो ये R आ गया 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5, यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 1.5। तो चलो अब सॉल्व, चाहे तो सॉल्व करके देख लो। 1/1.5 प्लस 1/1.5 प्लस 1/1.5, तो समझ में आता है ना? ठीक है, तो 3 बार है ना, तो 3/1.5। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, डेसिमल लगा के 3 5 जा 15। तो 1/R इज 1/0.5, सो R विल बी 0.5। ठीक है, तो हमारे पास R कितना है? 0.5। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल से डेसिमल हटा दो, 5 9 जा 45, तो कुछ तो गड़बड़ हो गई। ओके, यहाँ पर R इक्विवेलेंट हमने क्या निकाला है? R इक्विवेलेंट चेक करते हैं इसको। मिस्टेक ये है कि ये R ये एक का नहीं है, ये टोटल आ रहा है, ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, टोटल आ रहा है। टोटल करंट 3 एम्पियर, टोटल वोल्टेज 4.5 वोल्ट, तो टोटल रेजिस्टेंस 1.5 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 1.5 ओम है, ना कि इंडिविजुअल, ना कि इंडिविजुअल। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास है, चलो यहाँ पे वापस से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 1.5, और ये हमें नहीं पता, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो कितना हो गया? 3/R। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है नीचे का, इधर करती हूँ मैं। 1/1.5 इज इक्वल टू 3/R। क्लियर? 1/1.5 इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितना हो गया? 3/R हो गया। ठीक है, तो ये लिखा है। अब ये R को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और 1.5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंडिविजुअली कितना कितना मिला? 4.5 और 4.5, तीनों का कॉम्बिनेशन हमें 1.5 मिलेगा पैरेलल में। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें कितना लेना है? टोटल पावर सर्किट में बात कर रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, और टोटल रेजिस्टेंस है 1.5। ठीक है, डेसिमल इसका हटाया, इसका हटाया, 15 3 जा 45, 4.5 इंटू 3 13.5 वोल्ट। ठीक है, सेम आ गया। आप इन तीनों में से कोई भी एक से करेंगे, मैं अभी तीनों से समझा रही हूँ। नेक्स्ट है I स्क्वायर R। I कितना है? टोटल करंट, पूरा सब कुछ टोटल की बात करें। टोटल करंट कितना है? 3। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 1.5, 3 3 जा 9 इंटू 1.5, 15 9 जा 135, डेसिमल एक प्लेस के बाद। ठीक है, तो किसी से भी कर लें, पावर आपको सेम मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29।
3 incandescent bulbs of 100 watt each are connected in series in an electric circuit. तो सबसे पहले हम सीरीज कनेक्शन बना लेते हैं. फिगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में फिगर दिया है, तो क्वेश्चन पढ़ के हमें फिगर बनाना भी आना चाहिए. तो आपके पास 3 बल्ब्स हैं 100 वॉट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज. 3 बल्ब है और हमें उनको सीरीज में लगाना है. ठीक है, बल्ब B1, बल्ब B2, बल्ब B3 सीरीज में लगा दिया. और हम उसमें एमीटर लगा रहे हैं क्योंकि हमें रीडिंग चाहिए. और हम सेम सोर्स से कनेक्ट किया इन्होंने, तो हम एक सोर्स ले लेते हैं. ठीक है, बैटरी ले लिया, की ले लिया. तो आपके पास 3 बल्ब हैं सीरीज में, बैटरी है, की है और एमीटर लगाया. आगे दिया है इन अनदर सेट ऑफ 3 बल्ब्स ऑफ सेम वॉटेज, मतलब तीनों बल्ब 100 वॉट के ही हमें लेने हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स. अब हमें इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है. सेम सोर्स, बल्ब B1, बल्ब B2, बल्ब B3, और इनको हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में सेम सोर्स से. एमीटर भी लगाना पड़ेगा. अब एमीटर हम कहाँ लगाएं? एमीटर सीरीज में लगता है अप्लायंस के. ठीक है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. जैसे यहाँ पर हमने सीरीज में लगाया. अब तीनों के अक्रॉस हमें अलग अलग एमीटर लगाने पड़ेंगे क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है. अगर ये इनका सेम पावर नहीं होती, सेम रेजिस्टेंस नहीं होता, तो इनके करंट भी, इनमें जो करंट फ्लो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. लेकिन यहाँ पर तो सेम होंगे क्योंकि सेम है, तो सब कुछ सेम दिया हुआ है. फिर भी हमने 3 एमीटर्स हमने लगा दिए हैं सीरीज में सभी बल्ब्स के साथ में, और ये तीनों बल्ब्स पैरेलल में है. और ये आपके पास बैटरी हो गई. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव. अब आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट पार्ट, विल द बल्ब इन द 2 सर्किट्स ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, जस्टिफाई योर आंसर. तो फर्स्ट पार्ट में है विल द बल्ब इन द 2 सर्किट्स ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस. इन तीनों बल्ब की ब्राइटनेस और इनकी ब्राइटनेस क्या सेम होगी? सीरीज कनेक्शन में भी आपने सोर्स दिया वही, पैरेलल कनेक्शन में भी आपने सोर्स दिया वही, तो क्या ब्राइटनेस सेम होगी? तो हम इंडिविजुअली एक एक करके देखते हैं सीरीज कनेक्शन में क्या होगा. सीरीज कनेक्शन में हमारे पास डेटा क्या है? तीनों 100 वॉट के हैं, ये दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं है हमारे पास. तीनों 100 वॉट के हैं, पी तीनों का सेम है. तो सबसे पहले हम क्या निकालें? यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालें. सपोज इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, तो सीरीज में क्या हो जाएगा? आर एस, तीनों को सम. ठीक है, पैरेलल में क्या होगा? आर बाय 3 बताया था. पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है? आर पी लिख लेते हैं. आर बाय 3, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर करोगे. 1 बाय आर पी विल बी इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, दैट इज 3 बाय आर. तो तुम्हें मिला 1 अपॉन आर पी इज 3 बाय आर. तो आर पी कितना हो जाएगा? आर बाय 3. ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि सब सेम है. ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो गया. वोल्टेज सोर्स भी ले लेते हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. तो पावर कितनी कंज्यूम हुई? पावर कंज्यूम्ड इन ईच बल्ब, एक बल्ब की बात करते हैं. पावर क्या होगा? तो पहले करंट निकाले. यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा? करंट होगा यहाँ पर I इक्वल टू वी अपॉन आर, आर इक्वलेंट. ठीक है, टोटल करंट कितना फ्लो होगा इसमें? V अपॉन आर इक्वलेंट कितना है? 3R. तो सीरीज में करंट कितना फ्लो होगा? IS लिख दिया सीरीज के लिए. सीरीज में करंट कितना फ्लो होगा? V अपॉन आर इक्वलेंट. आर इक्वलेंट कितना है? 3R. राइट. तो वोल्ट करंट हमें मिल गया V अपॉन 3R. और पावर कंज्यूम्ड, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R, कोई भी लगा सकते हैं. अभी मैं I स्क्वायर R लगा रही हूँ. I हमने निकाल लिया I सीरीज में. ठीक है, और एक बल्ब की बात की है, तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस R और उस बल्ब में करंट कितना फ्लो हो रहा है? V अपॉन 3R. ये करंट तो तीनों में सेम फ्लो होगा. V अपॉन 3R इसमें भी फ्लो होगा, इसमें भी, तीनों में सेम करंट फ्लो होगा ना. सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है ना. ठीक है, तो तीनों में सेम करंट फ्लो हुआ. I कितना है? V अपॉन 3R. V अपॉन 3R, उसका स्क्वायर कर दिया इंटू R. तो ये हो गया V स्क्वायर बाय 9, ये हो गया 3R का 9R स्क्वायर इंटू R. एक R से एक R कैंसिल, तो पावर कंज्यूम्ड आ गई, पावर सीरीज में आ गई V स्क्वायर अपॉन 9R. ठीक है, नीचे का नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ लिखती हूँ.
पावर सीरीज में आ गई वी स्क्वायर बाय 9r। एग्जाम्पलर में वी स्क्वायर बाय 3r लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सही है, यही सही है। ठीक है, आप चाहे तो दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, सबसे यही आंसर आएगा। अब हम पैरेलल की बात करते हैं। सीरीज में आ गई पावर। अब पैरेलल में क्या होगा, देखो पैरेलल जितनी पावर होती है, पावर कंजप्शन होता है, उतनी ही ब्राइटनेस होती है। तो यहाँ पे हम इसलिए पावर कंजप्शन निकाल रहे हैं। अब पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर लगा दें सीधा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस आर है, और सबके अक्रॉस वोल्टेज भी वी है। तो हम एक बल्ब की बात कर रहे हैं, तो एक बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज है वी और करंट है इसका, तो पावर एक बल्ब के लिए वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब देखो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये? पावर इन सीरीज बड़ा है या पावर इन पैरेलल बड़ा है? पावर इन पैरेलल बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 9 नीचे लिखा हुआ है, तो एज अ होल ये छोटा हो जाएगा। तो पावर पैरेलल में बड़ा है। अगर मैं इस 9 को इधर ले आऊँ, एक काम करते हैं समझने के लिए, ये 9 को इधर ले आओ, तो 9 इंटू पावर इन सीरीज इज वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पर इससे कंपेयर करो वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर मीन्स पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू 9 टाइम्स पावर इन सीरीज। मतलब पैरेलल में 9 टाइम्स ज़्यादा ग्लो होगा। ठीक है, हर एक बल्ब पैरेलल में 9 टाइम्स ज़्यादा ग्लो होगा। जो पावर होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। ये भी हम इस तरह का फॉर्मूला भी पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी उतनी ज़्यादा पावर होगी। तो पावर किसकी ज़्यादा है? पैरेलल में ज़्यादा है। कितनी? 9 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसलिए ब्राइटनेस भी पैरेलल कनेक्शन में ज़्यादा होगी। बोलो, समझ में आ गया? इसमें मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। अभी मैंने ये फॉर्मूला लगाया है और मैंने हर क्वेश्चन में तुम्हें सभी फॉर्मूले से बताया, सेम आंसर आता है। तो मैं पावर इन सीरीज को दूसरे फॉर्मूले से भी आपको कंफर्म करा देती हूँ कि सेम आंसर ही आएगा। पावर कंज्यूम्ड इन ईच बल्ब निकाल रहे हैं सीरीज में, तो दूसरा फॉर्मूला लगाती हूँ मैं पावर के लिए वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बल्ब की बात हो रही है, तो एक बल्ब के अक्रॉस वी कितना होगा? अगर टोटल वोल्टेज वी है तो इसके अक्रॉस वी बाय 3, इसके अक्रॉस भी वी बाय 3 और इसके अक्रॉस भी वी बाय 3 होगा, क्योंकि तीनों को सम करेंगे तभी तो वी आएगा। ठीक है, तो वी हमारे पास कितना है? वी बाय 3 और आर, एक में आर ही है, तो ये हो गया वी स्क्वायर बाय 9 और नीचे आर भी है। ठीक है, तो देखिए पावर सेम फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, सेम मिल रहा है। अगर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएं, ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, कंफर्म कराने के लिए कि हम हर तरह से हर फॉर्मूले से सेम आंसर ही आएगा। तीसरा फॉर्मूला पावर का आई स्क्वायर आर हो गया, वी स्क्वायर बाय आर हो गया, वी आई। अब एक बल्ब की बात करें, एक बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? वी बाय 3 और करंट कितना है? करंट तो सभी में वी बाय 3 आर है, वी बाय 3 आर। तो यहाँ से भी वी स्क्वायर बाय 9 आर ही मिलेगा आपको। कहीं से भी किसी भी फॉर्मूले से ले लो, सेम ही आंसर मिलेगा। बस वैल्यूज का ध्यान रखना है कि अगर हम एक बल्ब की बात करें तो वी बाय 3, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन पोटेंशियल ऐड होता है। ठीक है, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3, और मैंने सब में अपॉन 3 क्यों किया? क्योंकि सभी सेम है, सभी के रेजिस्टेंस सेम है। बी पार्ट में पूछा है, नाउ लेट वन बल्ब इन बोथ द सर्किट्स गेट फ्यूज्ड। वन बल्ब इन बोथ द सर्किट्स गेट फ्यूज्ड, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब्स कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट, गिव रीजन। तो अगर इसमें एक फ्यूज हो गया तो क्या होगा? सर्किट इनकम्प्लीट, करंट फ्लो ही नहीं होगा, कोई ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अंधेरा, कोई ग्लो नहीं करेगा, नो करंट विल बी देयर। इसमें अगर एक फ्यूज हो गया, सपोज ये फ्यूज हो गया, तो क्या होगा? बाकी ग्लो करते रहेंगे, नॉर्मली अपनी जितनी पावर है उसके हिसाब से ग्लो करते रहेंगे। ठीक है, यही तो बेनिफिट पढ़ा था अभी हमने पैरेलल में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30, स्टेट ओम्स लॉ। तो ये आपको पता है, स्टेट ओम्स लॉ, स्टेटमेंट तो पता है। Potential difference across a conductor is directly proportional to current flowing through the conductor provided temperature remains constant. ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे ओम्स लॉ, V is directly proportional to I, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं इक्वल टू कांस्टेंट से, और वो कांस्टेंट होता है R। ठीक है, वेयर R is रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब आगे क्वेश्चन है, हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। तो ये आपकी एनसीईआरटी में इसका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक्टिविटी 11.1, उसी को हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक सर्किट डायग्राम लेंगे, हम इसमें कुछ सेल्स ले रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी में दिया है उसी तरह का। ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिए हैं 4 सेल्स और वोल्ट मीटर एमीटर की हमें चाहिए। अब एक वायर जिसका रेजिस्टेंस हमने ले लिया R, अक्रॉस टर्मिनल्स XY,
इसके अक्रॉस हमने लगाया पैरेलल में एक वोल्ट मीटर, सीरीज में हमने लगाया एमीटर और यहाँ पर की। ठीक है, अभी देखो हम इसमें क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इसका ग्राफ भी बनाएंगे हम, V वर्सेस I का ग्राफ बनाएंगे। तो आपने सेल्स लिए हैं, नंबर ऑफ सेल्स हम लेते जाते हैं 1 2 3 4, ऐसे हम 4 सेल लेंगे और रीडिंग्स देखेंगे उनकी। नीचे का दिख नहीं रहा है, थोड़ा छोटा कर दें, 1 2 3 4। ठीक है, 4 सेल्स हमने ले लिए, वोल्ट मीटर रीडिंग देखेंगे, एमीटर रीडिंग देखेंगे और V अपॉन आई का रेशियो आप देखेंगे। तो जब हमने एक सेल लगाया तो अब एक सेल सर्किट में कैसे लगाएंगे, यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाई हुई है बुक में। ठीक है, करंट कैसे फ्लो होगा, हमने बैटरी ली है, पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव ये है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट जा रहा है इसमें, मैक्सिमम करंट एमीटर में जाएगा, नेग्लिजिबल करंट वोल्ट मीटर में जाएगा और ये करंट फ्लो हुआ एक सर्किट में एक सेल है। तो जब हमने एक सेल लिया तो सपोज वो 1.5 वोल्ट का है, आपका जो छोटा सेल होता है पेंसिल सेल वो 1.5 वोल्ट के होते हैं। तो एक सेल लिया हमने 1.5 वोल्ट का, और एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए, सपोज करंट की रीडिंग मिली 0.1, सपोज आपको करंट की रीडिंग मिली 0.1, तो अब आप क्या करेंगे, V अपॉन आई रेशियो निकालेंगे, 1.5 अपॉन 0.1 दैट इज 15। ठीक है, अब आपने दो सेल लिए तो ये हमने ये डॉटेड लाइन बना दी, मतलब हमने दो सेल ज्वाइन कर लिए, तो 1.5 और 1.5 हो गया 3 वोल्ट। ठीक है, सपोज अब करंट यहाँ पर 0.2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, आपने रीडिंग देखी वोल्ट मीटर में और एमीटर में, दो सेल लगा के वोल्ट मीटर में रीडिंग देखी तो आपको 3 वोल्ट मिली, क्योंकि 1.5 वोल्ट के थे नए सेल। ठीक है, उससे एमीटर में रीडिंग आपको मिली सपोज 0.2 एम्पियर, ये यूनिट हमने लिख दी। अब V अपॉन आई 3/2 दैट इज 15। 3/2 1.5, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, 3/2, अच्छा 0.2 है, ओके 15 आएगा, डेसिमल हटा दोगे तो ठीक है, कर लोगे ना ये। अब हमने 3 सेल लगा दी, चलो 3 सेल लगा देते हैं, 3 सेल लगा दिए तो 1.5 1.5 1.5 4.5 वोल्ट हो गया। सपोज अब रीडिंग आपको मिली इतनी, फिर से डिवाइड करोगे तो 15 आ रहा है। अब हमने सपोज 4 सेल लगा दिए तो 6 वोल्ट हो गया, 1.5 के 4 15 4 60। सपोज करंट की रीडिंग इतनी वोल्ट V अपॉन आई है, तो हमें क्या मिला, एक्सपेरिमेंटली हम बता रहे हैं ना, तो हमें क्या मिला, V अपॉन आई रेशियो कांस्टेंट मिला, और वो कांस्टेंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसका हम अगर प्लॉट बनाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, तो इससे हमें क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गया। अब आगे क्वेश्चन है, डज इट होल्ड अंडर ऑल कंडीशंस, तो क्या ये हमेशा ओम्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल है क्या, हर कंडीशन में, हर अप्लायंस, हर चीज के साथ एप्लीकेबल है क्या, नहीं, ये सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स के साथ वैलिड है। अगर नॉन ओमिक कंडक्टर्स लेंगे तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ओम्स लॉ इज ओबेड बाय मेटालिक कंडक्टर्स ओनली व्हेन, आपने एनसीईआरटी में लिखी हुई है डेफिनेशन में, स्टेटमेंट जो लिखा है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होंगी जैसे टेम्परेचर, तभी ओम्स लॉ एप्लीकेबल है, तभी ओम्स लॉ वैलिड है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तभी होगा जब आपने मेटालिक कंडक्टर्स लिए हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब अगर हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स ले लें, नॉन ओमिक कंडक्टर्स जैसे सेमीकंडक्टर डायोड, जंक्शन डायोड अगर हमने ले लिया, या लैम्प फिलामेंट ले लिया, या थर्मिस्टर ले लिया, ये क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं, तो ये ओम्स लॉ ओबे नहीं करते। इसका थोड़ा सा ग्राफ बता देती हूँ, आपने 12th क्लास में पढ़ोगे। जंक्शन डायोड के लिए I वर्सेस V का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, देखो आप कहाँ पे, यहाँ पे V और I प्रोपोर्शनल है, नहीं होते। ठीक है, तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स में ओम्स लॉ ओबे नहीं होता और ओमिक कंडक्टर्स में ओम्स लॉ ओबे होता है। ठीक है, क्वेश्चन 31, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, डेफिनेशन देनी है, व्हाट इज इट्स यूनिट, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स। तो हमने जो पढ़ा, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, उसी के लिए हमें एक्सपेरिमेंट बताना है, और आपकी एनसीईआरटी में है एक्टिविटी 11.3, तो उसी को हम समझते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो फॉर्मूला आप देख लें, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से रो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, R ए अपॉन एल। तो अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है, अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, R के इक्वल।
ये वन, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्लियर। डेफिनेशन हो गई। इसके बाद यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, यहां से रेजिस्टेंस की यूनिट R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो यूनिट आ गई ओम मीटर, ठीक है। तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक वायर लेंगे जिसकी सपोज लेंथ है एल, ठीक है, और इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्या क्या सर्किट में हमें लेना है, हमें बैटरी और एमीटर लेना है, की बैटरी और एमीटर। सपोज ये की, बैटरी और एमीटर और रियोस्टेट, क्योंकि हम करंट वेरी करेंगे, रियोस्टेट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक वायर लिया, एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ एल है, और स्विच ऑन किया तो आपको करंट में कुछ, करंट की कुछ रीडिंग मिलेगी, ठीक है, करंट की हमें कुछ रीडिंग मिलेगी। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट केस में, ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब मैं इस फर्स्ट को यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने ली लेंथ एल। अब सेकंड केस हम क्या करें, लेंथ को डबल कर दें, लेंथ को डबल कर दें, 2L कर दें, फिर करंट की रीडिंग मेजर करें। लेंथ को अगर हम 2L कर दें और फिर करंट की रीडिंग मेजर करें कि कितना आता है। फिर हम करेंगे लेंथ को, वायर को थिक कर दिया, लेंथ कीपिंग द सेम, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया, डबल कर दिया, बढ़ा दिया, सपोज डबल कर दिया। पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, अब सपोज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका 2A है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A करने से करंट की रीडिंग क्या हुई ये हम देखेंगे। इसके बाद हम मटेरियल ही चेंज कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने जो मटेरियल लिया है वो पहले लिया नाइक्रोम, तीनों केस में हमने लिया है नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर इज एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगानीज और आयरन। नाइक्रोम इज एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगानीज एंड आयरन। तो हमने एलॉय लिया था। अब फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, ये थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस में हम लेंथ वही, लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी ए, लेकिन हमने वायर ले लिया कॉपर का, हमने मटेरियल चेंज कर दिया। एलॉय की जगह पहले 3 केस में हमने एलॉय लिया है, फोर्थ केस में हमने मेटल ले लिया, ठीक है। अब हमने लिया मेटल, मटेरियल चेंज कर दिया और करंट की रीडिंग हमने देखी। तो अब रीडिंग्स क्या क्या आएंगी, आप कैसे याद रखोगे कि क्या क्या रीडिंग्स आनी चाहिए। तो अब हमें एग्जाम में कैसा सोचना है वो सोचो। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये रिजल्ट हमें लेके आना है। तो ये रिजल्ट कैसे लाएंगे, अगर हमने लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, अगर हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो करंट, लेंथ को इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज होगा, नीचे एरो मतलब डिक्रीज का बना रहे हैं, स्टेटमेंट आप लिख लेना। अगर हमने लेंथ डबल कर दी तो हमें एमीटर रीडिंग कम मिलेगी, लेंथ हमने डबल कर दी तो एमीटर रीडिंग कम मिलेगी, ठीक है। मैं उल्टा समझा रही हूँ। रिजल्ट से, जो आपको रिजल्ट याद है उससे आप कैसे बनाओ कि आप किस में करंट ज्यादा है किस में कम होगा, क्योंकि हमने एमीटर लगाया है, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, तो करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। करंट, अब यहाँ पे तो हम आंसर ये देंगे, हमें लिखना क्या होगा कि अगर हमने लेंथ डबल कर दी तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, करंट डिक्रीज हो गया एंड हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो लिखना है वो हमें ये, ठीक है। फिर हमने बोला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया तो करंट इंक्रीज हो गया, करंट इंक्रीज हो गया मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, मींस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज मींस रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A मिल गया। अब हमने बोला मेटल चेंज किया, हमने मटेरियल चेंज किया, पहला एलॉय था अब हमने लिया मेटल, और तुम्हें पता है कि मेटल्स में अच्छा करंट फ्लो होता है कंपैरेटिवली एलॉयज के, मेटल्स सबसे अच्छे करंट फ्लो करते हैं मेटल्स। तो मेटल्स में करंट अच्छा फ्लो होगा मींस अगर हमने नाइक्रोम वायर की जगह कॉपर वायर ले लिया तो करंट इंक्रीज होना चाहिए, करंट इंक्रीज होना चाहिए मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड करता है।
और मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है उस पर डिपेंड करता है. दैट मीन्स R इज इक्वल टू रो L अपॉन E. तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स? इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. ये हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 32. How will you infer with the help of an experiment that the same current flows through every part of circuit containing 3 resistances in series connected to a battery? तो आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करके देना है कि सीरीज कनेक्शन में सेम करंट फ्लो होता है. तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए हम एक फिगर बना लेते हैं. हम लेते हैं रेजिस्टर्स R1, R2, R3. हम लेते हैं बैटरी, एमीटर, प्लग की और वोल्ट मीटर. अब कैसे लगाएं? वोल्ट मीटर तो हमें पैरेलल में लगाना होता है. ठीक है, तो इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस हम वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा देते हैं. तो ये हमने एक सेटअप बना लिया. वोल्टेज V, करंट ऐसे फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट I. ठीक है, तो जब आप प्लग इन करोगे की को तो करंट फ्लो होगा सर्किट में, तो आपको एमीटर में कुछ रीडिंग मिलेगी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एमीटर की पोजीशन चेंज करेंगे. कहीं आप लिख लेंगे ना, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि हमें क्या क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में. ये हमने फिगर बना लिया. अब हम एमीटर की पोजीशन चेंज, यहाँ पे आपको एमीटर की कुछ रीडिंग मिलेगी. सपोज, चलो एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमें रेजिस्टेंसेज मिले. सपोज हम लेते हैं R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम और R3 इक्वल टू 3 ओम. तो R इक्विवेलेंट हमें कितना मिल जाएगा? 3, 4, 5, 6 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा. सपोज V 6 वोल्ट की है सपोज. ठीक है, 4 लगा दें, 15 4 60, 1.5 के 4 लगा दोगे. ठीक है, तो 6 वोल्ट हो जाएगा. 1.5 1.5 1.5 1.5 4 पेंसिल सेल लगा दिए हमने, तो 6 वोल्ट. तो करंट कितना हो जाएगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट 6 अपॉन 6, दैट इज 1 एम्पियर करंट. ठीक है, तो इस सेटअप पे आपको 1 एम्पियर करंट मिल रहा है. अब हमने क्या किया, R1 के साथ सीरीज में इसी फिगर में यहाँ पर एमीटर लगा दिया R1 के पास में, R1 R2 R3. अब यहाँ पे आप करंट की रीडिंग देखोगे. एमीटर को यहाँ से शिफ्ट करके हमने R1 के पास में लगा दिया, तो भी आपको करंट की रीडिंग क्या मिलेगी? 1 एम्पियर मिलेगी. फिर हम एमीटर को यहाँ से निकाल के यहाँ लगा देंगे. एमीटर को सीरीज में ही लगाना है, ये ध्यान रखना है. तो भी आपको 1 एम्पियर मिलेगा. और आपको यहाँ से निकाल के आप इसको यहाँ लगा दोगे तो भी आपको 1 एम्पियर ही मिलेगा. दिस प्रूव्स दैट सेम करंट फ्लोज इन सीरीज कनेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम चीज हमें प्रूव करनी है. सेम चीज नहीं, हमें प्रूव करना है कि सेम पोटेंशियल होता है पैरेलल में. चलो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 33. हाउ विल यू कंक्लूड दैट सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट टू अ बैटरी? तो पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है. इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करके बताना है. तो हम ले लेते हैं रेजिस्टर्स पैरेलल में. क्वेश्चन नंबर 32 33. सेम हमें प्रूव करना है कि सेम वोल्टेज होगा या सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस रेजिस्टर्स. तो आपके पास है रेजिस्टर्स R1 R2 R3 पैरेलल में. बाकी सब लगाते हैं इसमें. बाकी हमारे पास बैटरी होगी. हमने ली 6 वोल्ट की बैटरी, हमने लिया एमीटर की. और वोल्ट मीटर कैसे लगाया हम बताओ? वोल्ट मीटर कैसे लगाएं? वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो इनके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर भी लगा दिया. ठीक है, आप चाहें तो इसमें ऐसा कर सकते हो, थोड़ा सा बुक के जैसा हो जाएगा. ठीक है, बुक में कुछ इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी बना लें हम एमीटर वोल्ट मीटर के. पहले वाले क्वेश्चन में भी बना लेते हैं. इधर वोल्ट मीटर का पॉजिटिव है तो इधर बैटरी का पॉजिटिव है तो ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव. इधर बैटरी का नेगेटिव है तो इधर एमीटर का नेगेटिव. ठीक है, ये नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव. यहाँ पर ये नेगेटिव है सेल का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव तो एमीटर का नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव.
बैटरी के पॉजिटिव से ये पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि सेम पोटेंशियल है। तो इस सेटअप में हम करंट पास करेंगे, करंट पास करोगे आप और वोल्ट मीटर को अलग अलग जगह पर रखोगे। एक बार इन तीनों के अक्रॉस रखा, क्या आएगा, 6 वोल्ट ही आएगा क्योंकि हमने 6 वोल्ट की बैटरी ली। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 6 वोल्ट, अगर हमने वोल्ट मीटर को इस तरह से लगाया। अब वोल्ट मीटर को यहाँ से निकाल के हम कहाँ कहाँ लगाएंगे, वोल्ट मीटर की जगह बदलते हैं। अब यहाँ से वोल्ट मीटर को निकाल के हम इसके अक्रॉस लगाएंगे तो भी आपको 6 वोल्ट मिलेगा। यहाँ से निकाल के हम इसको इसके अक्रॉस लगाएंगे तो भी आपको 6 वोल्ट मिलेगा, और इसके अक्रॉस लगाएंगे तो भी आपको 6 वोल्ट मिलेगा। दिस प्रूव्स दैट सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर इन पैरेलल कनेक्शन अक्रॉस ईच रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ये सब एक्सपेरिमेंट्स वाले क्वेश्चन है लास्ट में। व्हाट इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट, हाउ इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली, लिस्ट 4 एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंगली हीट प्रोड्यूस्ड इन अ resistor is directly proportional to square of current, it is directly proportional to resistance, it is directly proportional to time। ठीक है, तो आप क्या लिखते हो, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हमें इन्होंने बोला है एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूव करो। तो एनसीईआरटी में ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इस तरह का नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पलर में है तो हम इसको कर लेते हैं। कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ एक कैलोरीमीटर के बारे में बात करेंगे, बाकी सब आपकी नोन नॉलेज है। आपने सबने इमर्शन रॉड देखी है पानी गर्म करने के लिए, रॉड देखिए ना, लोहे की जो होती है, आयरन की इमर्शन रॉड, हाँ कॉइल्स वाली, तो उसी को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपके पास एक हीटिंग कॉइल है, ये हीटिंग कॉइल है। ठीक है, इसको हमने एक बकेट में डाल दिया जिसमें पानी है, तो ये हमने लिए हीटिंग कॉइल, ये है वाटर, और इस सेटअप को हम एक वुडन बॉक्स में रख देंगे, इंसुलेशन दे देंगे ताकि हीट लॉस ना हो। यहाँ पर हमने एक वुडन बॉक्स में इस सेटअप को रख दिया, इसी को बोलते हैं कैलोरीमीटर। अभी हम कनेक्शन करेंगे, इनकम्प्लीट किया, अभी कनेक्शन करते हैं। ठीक है, कैलोरीमीटर क्या होता है, डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज में कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई है वो बताने के लिए एक डिवाइस हमारे पास है, कैलोरीमीटर। तो अभी इसको कंप्लीट करते हैं। अभी ये कनेक्शन देना पड़ेगा ना, तभी तो गर्म होगी ये। ठीक है, तो इसको हम कनेक्शन देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, की और रियोस्टेट, और करंट के लिए, करंट मेजर करने के लिए एमीटर, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, ये कैलोरीमीटर है, इस सेटअप को बोलते हैं, दिस इज नोन एज कैलोरीमीटर। सिर्फ नाम अलग है, बाकी सब आपकी नॉलेज है, सब पुरानी नॉलेज है। तो अब पहले आप टेम्परेचर मेजर करोगे इनिशियली बिना ऑन किए, कुछ टेम्परेचर मिलेगा आपको। सपोज कितना है रूम टेम्परेचर, मान लो कि 26 डिग्री सेल्सियस है सपोज। ठीक है, सपोज पहले आपको टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस। अब आपने 5 मिनट के लिए, सपोज 5 मिनट्स के लिए इसको हीट किया, तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर राइज होगा सपोज 36 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर हम देखेंगे कितना हो रहा है। डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, तो हमें मिल गया T2 माइनस T1, ये मिल जाएगा डेल्टा टी। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा टी लिखा है, यहाँ पर आपको अलग अलग रीडिंग्स मिलेंगी। उसके करस्पॉन्डिंगली सपोज हमने पहला ये सेट लिया 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद हमने देखा कि टेम्परेचर कितना हो गया। अच्छा, टेम्परेचर देखने के लिए हमें थर्मामीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें पानी में हाथ नहीं डालना है, रिस्की हो जाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। ठीक है, हाँ बंद करके बिल्कुल बंद करके आप पानी में हाथ डाल के देख सकते हैं, लेकिन सही, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट टेम्परेचर की रीडिंग चाहिए, तो हम यहाँ पे एक थर्मामीटर डाल देते हैं। ठीक है, अब ये थर्मामीटर मैंने ऐसे ही रख दिया है, ये हमारा एक थर्मामीटर। तो जब यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो चेंज इन टेम्परेचर है आपको एक्सपेरिमेंटली मिलेगा, चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर ऑफ करंट। जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो उसका स्क्वायर करने से चेंज इन टेम्परेचर की वो प्रोपोर्शनल मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे सपोज करंट पहले था कुछ भी नहीं, 0 था, फिर करंट हमने बढ़ा दिया, तो
आई स्क्वायर और बढ़ता जाएगा। तो ये जो आई स्क्वायर है ये चेंज इन टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल मिलेगा, ये जो चेंज इन टेम्परेचर होगा उसके प्रोपोर्शनल मिलेगा आई स्क्वायर, ठीक है। और इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, चेंज इन टेम्परेचर वर्सेस आई स्क्वायर, उसका ऐसा ग्राफ मिलेगा अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो, ठीक है। जैसे वी आई ग्राफ बनाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इस तरह का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। वैसे ही यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर वर्सेस आई स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। अब हमें तो जूल्स लॉ प्रूव करना है ना, तो यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज होती है वो एक बार बता देती हूँ, ऐसे आप ये पढ़ोगे 11th क्लास में। हीट जो एब्जॉर्ब होती है, हीट रिलीज होती है, वो होती है एम एस डेल्टा टी के इक्वल। एम होता है मास ऑफ वाटर, एस होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और चेंज इन टेम्परेचर वाटर का, एम एस डेल्टा टी। तो ये हीट एब्जॉर्ब होती है और हमें वो किसके प्रूव करनी है, वो किसके इक्वल है, आई स्क्वायर आर टी के। हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमने जो हीट दी उससे क्या, जब हमने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है। हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी वो उससे क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस आई स्क्वायर आर टी और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो होती है एम एस डेल्टा टी। ये इसको हमें रिलेट करना है, ये हमें प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया क्या कि हमने टेम्परेचर, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के। अब ये सोचो कि अगर हमने मास को कांस्टेंट रखा, सपोज मास ऑफ वाटर, सपोज हम ले लें 2 kg वाटर ले लें, सपोज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी कांस्टेंट होती है, ठीक है। और टेम्परेचर हम चेंज करते जा रहे हैं तो हमें हीट की कुछ वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो हमने मास और इसको कांस्टेंट रख दिया और हम टाइम भी हम 5-5 मिनट के बाद देख रहे हैं, हमने इसको भी कांस्टेंट रख दिया। समझ में आ रहा है कि पता नहीं क्या खिचड़ी बन रही है, बताओ समझ में आ रहा है। देखो अब हम क्या करें, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हमें क्या प्रूव करना है कि हीट प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अगर हम रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखें, टाइम हमने फिक्स कर लिया, हम यहाँ पर जो दूसरा फॉर्मूला है इसमें हमने ये दोनों कांस्टेंट रखे हैं और टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, और H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में हम क्या क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, हमने रेजिस्टेंस कांस्टेंट रख दिया और टेम्परेचर टाइम कांस्टेंट रख दिया, मतलब टाइम इंटरवल 5-5 मिनट के बाद हम मेजर कर रहे हैं टाइम, ठीक है। तो क्या मिलेगा, H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर मिलेगा, या हम लिखें H अपॉन टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। H अपॉन टी क्या होता है, पावर, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो चीज़ है और ये इनको रिलेट करना है हमें। ये तो हमने रिलेट कर दिया, डेल्टा टी और आई स्क्वायर तो हमने एक्सपेरिमेंटली रिलेट कर दिया। और H अपॉन टी क्या होता है, पावर, मतलब हमें चाहिए पावर वर्सेस आई स्क्वायर का ऐसा ग्राफ चाहिए। इसका मतलब ये जो डेल्टा टी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर। जो डेल्टा टी है वो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अगर पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेल्टा टी की जगह अगर हम P लिख दें तो P इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो P प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं R से, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और दोनों साइड T मल्टीप्लाई कर दोगे तो H मिल गया आई स्क्वायर आर टी। अभी कोई डाउट आ रहा है तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, इसको लिख लो एक बार, मैं वापस से ब्रीफ में समझा देती हूँ मेन चीज़ हमने क्या ली है, क्या पूछना है, क्या डाउट आ रहा है बताओ। तो हम इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। हमने यहाँ पर वापस देखो स्टार्टिंग से, हमें प्रूव करना है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हमें क्या प्रूव करना है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू R और प्रोपोर्शनल टू T। तो हमने इसमें R और T को कांस्टेंट रख के काम किया है कि हम प्रूव करें H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम कैसे मेजर करें हीट को कैसे मेजर करें, हीट हम देंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, हीट जब देंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा। तो पहले मान लिया सपोज टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, 5 मिनट के बाद हम देखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर हमें मिला। अब चेंज इन टेम्परेचर को अगर हम चेंज इन टेम्परेचर और यहाँ पर करंट हमने रियोस्टेट लगाया हुआ है तो हम करंट इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से करंट को वेरी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो करंट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमें चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। करंट को अगर हम इंक्रीज करेंगे
आई स्क्वायर कर देंगे तो टेम्परेचर हमें और चेंज इन टेम्परेचर और ज़्यादा मिलेगा। समझ में आया? करंट को इंक्रीज करोगे तो चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने देखा कि जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब उसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए। और हमें कैसा ग्राफ चाहिए? हमें चाहिए एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब हमें चाहिए आई स्क्वायर और यहाँ पर हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम मतलब पावर। ठीक है, ऐसा हमें चाहिए, तो हमें ये रिलेट करना है। इसका मतलब जो हमने बोला एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, उसमें डेल्टा टी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ तो पावर मेजर नहीं कर सकते ना, हम इस एक्सपेरिमेंट से पावर कैसे मेजर करें कि कितना पावर है इसका, कितना वॉट है, वो हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि जो चेंज इन टेम्परेचर वो पावर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और दोनों साइड टी मल्टीप्लाई कर दिया तो पी टी इक्वल टू आई स्क्वायर टी, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए इक्वल टू आर से, तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी मिल गया। ठीक है, मतलब जितनी आपने हीट सप्लाई की उससे क्या हुआ? आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड है ना, तो आप जब करंट पास कर रहे हो तो क्या हो रहा है? करंट जब पास कर रहे हैं तो टेम्परेचर राइज हो रहा है और हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब आगे है इसके एप्लीकेशंस। 4 एप्लीकेशंस बताने हैं। तो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे आपको गर्म हो जाती हैं चीज़ें, या जहाँ गर्म नहीं होती वहाँ पे भी। तो नॉर्मली हम जहाँ गर्म हो जाती हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स की बात करते हैं, जहाँ हमें चाहिए हीटिंग। इलेक्ट्रिक केटल में हमें हीटिंग चाहिए, गीज़र में हीटिंग चाहिए, माइक्रोवेव ओवन में हीटिंग चाहिए, और आयरन में, इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग चाहिए। तो ये सब एप्लीकेशंस हो गए इसके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन फिगर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ohm रेजिस्टर्स। नेक्स्ट है करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohm रेजिस्टर्स। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ohm रेजिस्टर्स। पावर डिसिपेटेड इन 4 ohm रेजिस्टर। डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग्स इफ एनी। तो देखते हैं, सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखें। 8 वोल्ट का सेल है, एमीटर A1 एमीटर A2, यहाँ पर ही है, 4 ohm का रजिस्टर है सीरीज में, और 8 ohm के ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है और इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा। इन दो 8 ohm रजिस्टर्स का इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब आर इक्वलेंट 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2। डायरेक्ट भी बता सकते हो 8/2 4 ohm। ठीक है, R/2 2 है तो R/2, वैसे ये 2/8 दैट इज 1/4, सो RP आ गया 4 ohm। फर्स्ट पार्ट का आंसर 4 ohm। ठीक है, नेक्स्ट करंट थ्रू 4 ohm। अब ये जो 4 ohm रेजिस्टर दिया है इसके अक्रॉस करंट, इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये बताना है। तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें इस पूरे सर्किट का। इन दोनों का इक्विवेलेंट हमें क्या मिल गया? 4 ohm। यहाँ पे सोचो 4 ohm है, ये आपके पास एक 4 ohm का रजिस्टर है, ये वाला ए बी के बीच में, और यहाँ पर हमने एक 4 ohm का रजिस्टर और है, इन दोनों का इक्विवेलेंट। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, तो बी पार्ट के लिए आर इक्विवेलेंट टोटल निकाल लें, 4 + 4 दैट इज 8 ohm। तो टोटल इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना हो गया इक्विवेलेंट? 8। वोल्टेज आपको दिया 8 वोल्ट, तो करंट कितना हो जाएगा? V/R दैट इज 8/8 1 एम्पियर। तो करंट जो इसमें फ्लो होगा वही इसमें फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज है। तो 4 ohm के अक्रॉस करंट कितना हो गया? 1 एम्पियर। ये सेकंड आंसर। नेक्स्ट वोल्टेज अक्रॉस 4 ohm, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? अब यहाँ देखो टोटल कितना दिया? 8 वोल्ट। चलो फॉर्मूले से निकालते हैं। V = IR, I है 1 और R है 4 वोल्ट। वैसे भी आप बता सकते हो कि हमने अगर 8 वोल्ट दी है, 8 वोल्ट का सेल है, तो और ये दोनों, ये 4 और ये भी 4, तो इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट मिलेगा और इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, चाहे फॉर्मूले से निकालो या लॉजिक से, जैसा चाहो। नेक्स्ट पावर डिसिपेटेड इन 4 ohm। 4 ohm में कितनी पावर होगी? तो पावर के 3 फॉर्मूले हैं, V/R। तीनों से हम निकालते हैं एक ही आंसर, I/R और VI। ठीक है, आपको ये भी एक लगाएंगे एग्जाम में, अभी हम तीनों से कर रहे हैं। इस 4 ohm के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 4, तो 4 × 4, और इसका R है 4, तो ये आ गया 4 वोल्ट। दूसरे फॉर्मूले देखो, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? हमारे सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें 1 ही फ्लो होगा, 1 × 1 और R है 4, इससे भी 4 वोल्ट मिला। तीसरा फॉर्मूला VI, V है 4, I है 1, 4 वोल्ट। चाहे किसी से भी कर ले, एक से कर लेना। नेक्स्ट
डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग्स। अब करंट यहाँ से 1 एम्पियर का फ्लो हुआ तो यहाँ पर 1 एम्पियर की रीडिंग मिलेगी, और यहाँ इसके बाद जाने के बाद, ठीक है, ये सीरीज में था 4 ओम और ये 4 ओम सीरीज में था, तो यहाँ से तो 1 ओम ही जाएगा ना, 1 एम्पियर ही जाएगा, तो दोनों में करंट में सेम रीडिंग्स आएंगी, तो डिफरेंस इन रीडिंग 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछते, चलो एक क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं, अगर इन दोनों में पूछते इंडिविजुअली कितना होगा, तो 1 ओम यहाँ से 1 एम्पियर करंट दिया है, यहाँ से 1 एम्पियर करंट डिवाइड हो जाएगा, मतलब 0.5 एम्पियर और 0.5 एम्पियर करंट हो जाएगा, और फिर यहाँ से जाके वापस से कंबाइन होके 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है,